दोस्तों, कभी कभी एक अफवाह इंसान को उससे ज्यादा बुरी तरह मार देती है जितना कोई कातिल मार सकता है। एक शूटिंग लोकेशन, एक लड़की की लाश, और शुरुआत में सबको लगा ये तो हीरोइन है। लेकिन जब हीरोइन खुद जिंदा सामने आ गई तो सवाल यही रह गया, फिर ये लाश किसकी है? यहां से जो तफ्तीश शुरू होती है वो हर मोड़ पर पलटती है। हर गवाह कुछ छुपा रहा है, हर अखबार कुछ नया गढ़ रहा है, और सच हर बार थोड़ा और पीछे खिसकता जा रहा है। तो चलिए इस लावारिस लाश की कहानी सुनते हैं शुरू से आखिर तक। कन्याकुमारी के मशहूर विंडमिल फार्म पर एक प्रोडक्शन हाउस शूटिंग करने पहुंचा था। डायरेक्टर शक्ति और उसका असिस्टेंट बाकी टीम से पहले ही वहां आ गए थे ताकि ये तय कर सकें कि किस एंगल से लोकेशन सबसे अच्छी लगेगी। घूमते घूमते उनकी नजर एक चीज पर पड़ी। घास के बीच कोई लाश पड़ी थी, लेकिन शक्ति घबराया नहीं। वजह यह थी कि फिल्म में हीरोइन की मौत का एक सीन था और उसके लिए हीरोइन की शक्ल का एक डमी बनवाया गया था। हिदायत यही थी कि डमी बिल्कुल असली लाश जैसी लगे। तो शक्ति ने मान लिया यही वो डमी है। बल्कि वो खुश होकर मेकअप आर्टिस्ट और आर्ट डायरेक्टर की तारीफ करने लगा कि यार कमाल का काम किया है, बिल्कुल असली लग रही है। थोड़ी देर बाद बाकी क्रू भी पहुंच गया। उनमें वही मेकअप आर्टिस्ट और आर्ट डायरेक्टर भी थे, और उन्होंने जो बताया उससे सबके होश उड़ गए। डमी अभी बनी ही नहीं, डिलीवर होना तो दूर की बात है। शक्ति के माथे पर लकीरें पड़ गईं। सब दौड़कर वापस उस जगह पहुंचे और अब जो देखा वो साफ था, ये कोई डमी वमी नहीं है, ये किसी जवान लड़की की असली लाश है। लेकिन हालत ऐसी थी कि पहचानना नामुमकिन। चेहरा फूला हुआ, बिगड़ा हुआ। प्रोडक्शन मैनेजर ने फौरन हीरोइन ममता को फोन लगाया। फोन नहीं उठा। होटल में फोन किया और जगहों पर पता किया। ममता का कहीं कोई सुराग नहीं। पता चला वो 3 दिन से लापता है। बस यहीं से शक की सुई घूमी। मैनेजर को लगा कहीं ये अपनी हीरोइन की ही लाश तो नहीं, और फिर एक एक करके सबको यही लगने लगा। आखिर में पुलिस बुलाई गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शुरुआती जांच पूरी करके लाश पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दी। इसके बाद एसआई रामार लेडी कांस्टेबल मल्लिका को साथ लेकर मुर्दा घर पहुंचा लाश की डिटेल्स नोट करने। रामार बाहरी हालत देखकर मल्लिका को लिखवाने लगा। चेहरा सूजा हुआ है, नक्श बिगड़ चुके हैं। लाश देखते देखते रामार की आंखों से पानी बहने लगा। मल्लिका ने पूछा, सर आप रो रहे हैं क्या? रामार बोला, नहीं ये रोना नहीं है, ये बेसिक साइंस है। लाश सड़ना शुरू हो चुकी है और उसमें पनपने वाले बैक्टीरिया की वजह से आंखों में पानी आ जाता है। हालांकि सच ये भी था कि रामार के मन में अफसोस भी था। उसे लग रहा था ममता मर गई, और वो सोच रहा था लड़की एक्टिंग तो अच्छी करती थी। उधर मीडिया में ममता की मौत की खबर ब्रेकिंग न्यूज बन गई। चैनल दर चैनल वही खबर चलने लगी। इसी बीच थाने में फिल्म के क्रू से पूछताछ चल रही थी। उन्हें समझाया जा रहा था कि आगे किन किन कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। और ठीक उसी वक्त डायरेक्टर शक्ति के फोन पर ममता का कॉल आ गया। शक्ति एक पल के लिए जम गया। फोन उठाते उधर से ममता की डांट शुरू, क्योंकि वो जिंदा थी। उसने बताया कि वो बेंगलोर गई हुई थी और लौटकर टीवी पर अपनी ही मौत की खबर देख रही है। गलतफहमी दूर हुई। थाने से रामार को फोन करके सारी बात बताई गई और यहीं पूरा केस पलट गया। अब तक मामला एक ही सवाल पर खड़ा था, कातिल कौन? अब उससे पहले का सवाल आ गया, ये लड़की कौन है? रामार मल्लिका को लेकर फोरेंसिक डॉक्टर पॉल राज के पास पहुंचा। डॉक्टर ने जो बताया वो ये था, लड़की की उम्र 19-20 साल के बीच। उसकी सांस की नली को 2 उंगलियों से दबाकर दम घोंटा गया है। हाथ पैर मोटी रस्सी से बांधे गए थे, लेकिन, और ये अहम बात थी, उसके साथ कोई जिस्मानी ज्यादती नहीं हुई थी। चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि पहचान मुमकिन नहीं थी। असली शक्ल से मिलान करने की भी कोई गुंजाइश नहीं बची थी। तो डॉक्टर पॉलराज ने एक रास्ता सुझाया, किसी स्केच आर्टिस्ट से लड़की का चेहरा बनवाओ। स्केच आर्टिस्ट बुलाया गया, चेहरा बना और वो स्केच अखबारों में छप गया। वो स्केच एडवर्ड नाम के एक लड़के ने देखा। उसे शक्ल जानी पहचानी लगी। वो सीधा अपने दोस्त टोनी के पास पहुंचा। टोनी की गर्लफ्रेंड थी, नाम वेलुनी, और स्केच वाली लड़की हूबहू वेलुनी जैसी दिख रही थी। लेकिन टोनी ने साफ मना कर दिया, बोला कोई और होगी, और ये भी कहा कि उसका और वेलुनी का ब्रेकअप हो चुका है, 2 हफ्ते से बात तक नहीं हुई। एडवर्ड ने बात यही नहीं छोड़ी। वो सीधा थाने पहुंचा और रामार को वेलुनी के बारे में बता दिया। उसने कहा वेलुनी को वो जाती तौर पर नहीं जानता, बस चर्च में कभी कभी देखा है। उसकी माँ एक लॉज चलाती है, नाम है एंजल लॉज। हालांकि सच ये भी था कि एडवर्ड यहाँ इनाम की उम्मीद में आया था। रामार ने तस्दीक के लिए कांस्टेबल को भेजा। जो जवाब आया वो चौंकाने वाला था। एंजल लॉज में वाकई वेलुनी नाम की लड़की रहती थी और वो 3 दिन से लापता है। रामार ने वेलुनी की मां रूबी को मुर्दा घर बुलाया लाश की शनाख्त के लिए। रूबी के साथ वेलुनी का मंगेतर विग्नेश भी आया। पहले विग्नेश अंदर गया और बाहर आते ही रोते रोते बोला, ये वेलुनी ही है। रूबी टूट गई।
अपनी जवान बेटी की मौत उसके गले नहीं उतर रही थी। अब यहाँ पर आपको वेलोनी की जिंदगी थोड़ी समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो उतनी सीधी नहीं थी जितनी बाहर से लगती थी। माँ और बेटी की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। रूबी हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव थी और इसी वजह से घर में खटपट लगी रहती थी। इसी बीच वेलोनी की टोनी नाम के लड़के से अच्छी दोस्ती थी। टोनी गाना भी अच्छा गाता था और गिटार भी अच्छा बजाता था। माँ घर पर ना हो तो वेलोनी अक्सर उसे बुला लेती। वैसे भी उनका घर एक लॉज था। रूबी एंजल लॉज चलाती थी तो लोगों का आना जाना लगा रहता था, खासकर विघ्नेश का। उसकी वहां बेरोक टोक आमद थी। लेकिन असल बात यह कि वेलोनी को विघ्नेश जरा भी पसंद नहीं था। ये शादी माँ जबरदस्ती करवाना चाहती थी। एक दिन वेलोनी टोनी को बुलाकर वक्त बिता रही थी। विघ्नेश ने देख लिया और अंदर ही अंदर जल उठा। उसी रात वेलोनी किचन में खाना बना रही थी और विघ्नेश बाहर से उसे घूर रहा था। नजर में नीयत साफ दिख रही थी। वेलोनी ने भांप लिया और सहम गई। विघ्नेश उस वक्त पीकर धुत था। जब उसने अंदर आने की कोशिश की, वेलोनी ने दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। उसे समझ आ गया था कि आदमी की नीयत ठीक नहीं। अगली सुबह विघ्नेश आया और रूबी से चाय मांगी। वेलोनी से बोला कि रात वाला बर्ताव गलत था, लेकिन वेलोनी ने फिर से रूखा जवाब दिया। इस पर रूबी बीच में पड़ गई और बेटी से कहा माफी मांगो। उसने याद दिलाया कि विघ्नेश उसका होने वाला शौहर है, उसका हक बनता है वेलोनी के करीब रहने का। वेलोनी ने उस दिन भी साफ कह दिया, इस शादी में उसकी जरा भी मर्जी नहीं है। ये सिर्फ माँ की ख्वाहिश है जो उस पर थोपी जा रही है, लेकिन उसकी मर्जी की कीमत उस घर में कभी नहीं लगी। विघ्नेश ने कहा वो वेलोनी को कॉलेज तक छोड़ आएगा। वेलोनी ने मना किया। रूबी ने बीच का रास्ता निकाला, बस स्टॉप तक छोड़ाओ। एक बात और, वेलोनी की खूबसूरती ऐसी थी कि लोग देखते रह जाते थे। जब वो बाहर निकलती, लॉज के किराएदार टकटकी लगाए देखते रहते। खैर, उस दिन विघ्नेश उसे बस स्टॉप पर छोड़कर लौट गया। उसके थोड़ी देर बाद वहां टोनी आ पहुंचा, लेकिन वेलोनी ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। एक लफ्ज बोले बिना बस में चढ़ गई। टोनी भी चढ़ गया। उसके बगल से गुजरकर थोड़ा आगे जाकर खड़ा हो गया और उसे देखता रहा। वेलोनी को इससे खुशी नहीं हुई, बल्कि बेचैनी और चिढ़ हुई, और टोनी भी किसी वजह से उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दोनों के बीच कोई खामोश मसला था जो साफ दिख रहा था। बस वेलोनी की जिंदगी कुछ ऐसे ही उलझी हुई थी। तो हाँ, वापस केस पर आते हैं। शिनाख्त हो चुकी थी तो सारी कार्रवाई पूरी करके लाश परिवार को सौंप दी गई। पुलिस ने विघ्नेश से पूछताछ की। उसने बताया, रविवार दोपहर वेलोनी आंटी के घर जाने के लिए निकली थी। जाते वक्त कह गई थी कि शाम 7 बजे आकर ले जाना, लेकिन उस दिन विघ्नेश इतना पी गया कि बेहोश हो गया। ऊपर से उस दिन जोरदार बारिश भी हुई। रूबी को बेटी का रात भर बाहर रुकना पसंद नहीं था, लेकिन मौसम का हवाला देकर विघ्नेश ने उसे समझा दिया। अगली सुबह विघ्नेश वेलोनी को लेने गया, वो वहां थी ही नहीं। अगले 2 दिन उन्होंने ढूंढा, कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने पूछा तो शिकायत क्यों नहीं की। विघ्नेश ने बताया कि वेलोनी पहले भी एक बार कुछ दिनों के लिए गायब हो चुकी थी और फिर खुद ही लौट आई थी। उन्हें लगा इस बार भी लौट आएगी, और इसी साल शादी होनी की तो वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। सब सुनकर पुलिस ने फिलहाल कुछ नहीं कहा। वेलोनी के अंतिम संस्कार में उसकी आंटी जून भी आई थी। रामार में उन्हें अलग ले जाकर पूछा, वेलोनी आपके घर आई थी क्या? जवाब सीधा था, नहीं। आंटी ने बताया कि वेलोनी बहुत दिनों से उनके घर नहीं आई, क्योंकि रूबी को यह पसंद नहीं था, और अगर आने का इरादा होता तो वो पहले से बता देती। अब पुलिस उलझ गई। विघ्नेश कह रहा है वेलोनी आंटी के घर गई थी, आंटी कह रही है वो आई ही नहीं। दोनों में से एक झूठ बोल रहा है, और पुलिस का शक विघ्नेश पर था, तो उसे उठाया गया। एक लॉज में बंद करके अच्छी खासी खातिरदारी की गई, लेकिन विघ्नेश एक ही बात पर अड़ा रहा, उसने वेलोनी के साथ कुछ नहीं किया। उधर मदुरई कोर्ट के चीफ जस्टिस सदाशिवम सुबह जॉगिंग पर निकले थे। वहीं किसी से बातों बातों में उन्हें इस केस का पता चला। दरअसल अखबारों में वेलोनी का केस दूसरे पन्ने पर लगातार छप रहा था, और वजह भी थी। पहले लाश को हीरोइन ममता की समझ लिया गया, फिर वो लाश 2 दिन तक खुले मैदान में पड़ी रही, और सबसे बड़ी बात, पुलिस ने अब तक FIR तक दर्ज नहीं की थी। तो अखबार पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठा रहे थे। जब प्रशासन कटघरे में आ गया तो अदालत ने इस केस को सुओ वोटो के तौर पर उठा लिया। अब सुओ मोटो होता क्या है ये समझ लीजिए। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कोई शिकायतकर्ता सामने ना आए, तब भी अदालत मामले की गंभीरता देखकर खुद ही रियासत की तरफ से मकतूल के हक में मुकदमा खड़ा कर देती है। तो चीफ जस्टिस सदाशिवम ने SP को बुलाकर हुक्म दिया, इस केस की जांच सुओ मोटो के तहत होगी। मीडिया में पहले ही थू-थू शुरू हो चुकी थी, तो SP ने तय किया कि केस अपने सबसे काबिल अफसर को देगा। उसने SI विवेक को फोन लगाया, लेकिन विवेक ने बताया कि वो छुट्टी लेकर ससुराल जा रहा है। बीवी ने बैग तक पैक कर लिए, अब वो उसे मना कैसे करे। SP ने साफ कह दिया, ये बेहद अर्जेंट केस है, छुट्टी अगले हफ्ते ले लेना, मगर ये केस तुम ही लेना है। विवेक पेशे से बहुत ईमानदार आदमी था, मगर ज्यादा पेशेवर लोगों की एक दिक्कत होती है, वो नौकरी और घर दोनों को एक साथ नहीं संभाल पाते।
तो वही हुआ जो होना था। विवेक कुछ कहता उससे पहले ही उसकी बीवी आनंदी सब समझ गई। उसका दिल टूट गया। और आप जानते ही हैं बीवी की नाराजगी की पहली अलामत क्या होती है? बोलना बंद और काम करते वक्त बर्तन जोर जोर से पटकना। विवेक के घर में भी ठीक यही हुआ। उसने समझाने की कोशिश की, कन्याकुमारी में 12 सब इंस्पेक्टर हैं, फिर भी एसपी ने केस मुझे ही दिया है। इसका मतलब डिपार्टमेंट में मेरी अहमियत है। मगर आनंदी का दिल फिर भी नहीं पसीजा। दोनों के बीच अनबन हो गई। अगले दिन 10 बजे विवेक थाने पहुंचा। जांच में मदद के लिए रामार को उसके साथ लगाया गया था। रामार ने केस की सारी डिटेल्स उसे सौंप दी। फिर दोनों निकल पड़े। रास्ते में विवेक ने पूछा, विघ्नेश को लॉज में क्यों रखा है, थाने में क्यों नहीं? रामार ने असली बात बताई। उनका इंस्पेक्टर थोड़ा कमीना किस्म का आदमी है। खुद तो कुछ करता नहीं, दूसरों को भी काम नहीं करने देता। रामार ने कई बार कहा कि एफआईआर दर्ज कर लीजिए, मगर उसने नहीं की। अब विघ्नेश शक के घेरे में है। पूछताछ भी जरूरी है, मगर केस ऑफिशियली रजिस्टर ही नहीं है, तो उसे गिरफ्तार करके थाने ला नहीं सकते, इसीलिए लॉज में रखा हुआ है। रास्ते में चाय पीने रुके तो रामार वेलोनी के बारे में अपनी राय झाड़ने लगा। बोला, लड़की कम उम्र की, खूबसूरत, कपड़ों का कोई ठिकाना नहीं, टाइट टॉप पहनती थी और लोगों के मुताबिक लड़कों से ज्यादा घुलती मिलती थी। यहां तक कि उसका अपना मंगेतर भी उस पर शक करता था। रामार के हिसाब से लड़की का किरदार ही ठीक नहीं था। यह सुनकर विवेक को चिढ़ हुई, मगर उसने कुछ कहा नहीं। फिर दोनों लॉज पहुंचे। विघ्नेश से दोबारा पूछताछ हुई और उसने वही पुराना बयान दोहराया। 20 मार्च की दोपहर वेलोनी ने कहा था कि वो आंटी के घर जा रही है और शाम 7 बजे उसे लेने आ जाना। विवेक ने पूछा, तुम करते क्या हो? विघ्नेश ने बताया कि वो नौकरी करता था, मगर 6 महीने पहले छोड़ दी, क्योंकि वो वेलोनी की मां को लॉज चलाने में मदद करता था और दोनों काम एक साथ नहीं संभल रहे थे। विवेक ने उसे समझाया कि उस पर शक क्यों जा रहा है और सोचने का वक्त दिया। फिर उसका बयान परखने के लिए वेलोनी के घर पहुंचा। वेलोनी के कमरे में घुसते ही उन्हें किताबों के बीच कोई चीज चमकती दिखी, कुछ क्रिस्टल या रेडियम जैसा। पास जाकर देखा तो एक छोटी सी चीज थी जिस पर अंग्रेजी का अक्षर टी लिखा हुआ था। विवेक ने रूबी से पूछा, वेलोनी का किसी के साथ कोई रिश्ता था क्या? रूबी ने कहा, वेलोनी तो बच्ची है, बहुत सीधी लड़की, वैसे भी गजब की खूबसूरत थी और ऊपर से सबसे खुल के बात करती थी, इसीलिए लड़के हमेशा उसके पीछे लगे रहते थे। रूबी को डर लगा रहता था कि कहीं बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। यही सोचकर इतनी कम उम्र में उसकी शादी तय कर दी थी। विवेक ने पूछा, क्या वेलोनी को उस दिन आंटी के घर जाना था? रूबी ने बताया कि वेलोनी अक्सर आंटी के घर जाना चाहती थी, मगर रूबी को ये पसंद नहीं था। उस दिन रूबी ने कहा कि आंटी को फोन करके यहीं बुला लेते हैं, तो वेलोनी ने मना कर दिया। वो खुद जाकर आंटी को सरप्राइज देना चाहती थी। रूबी ने कहा था विघ्नेश को साथ ले जाओ, मगर वेलोनी ने कहा वो अकेली ही जाएगी। विवेक ने आखिरी सवाल पूछा, विघ्नेश पर आपको कोई शक है? रूबी ने साफ कहा, नहीं, विघ्नेश अच्छा लड़का है। इसके बाद विवेक और रामार ने लॉज के नौकरों और किराएदारों से भी पूछताछ की। किसी ने वेलोनी की तारीफ की, किसी ने बुराई, मगर एक बात सबकी जुबान पर एक जैसी थी, वेलोनी बहुत खुले दिल की लड़की थी, सबसे आसानी से घुल मिल जाती थी। काम करने वाली लड़की ने एक अलग बात बताई। उसने वेलोनी को कई बार छत पर छुप कर रोते देखा था और एक लड़के ने बताया कि वो आधी रात को भी वेलोनी को छत पर जाते देखता था। सबके अलग अलग बयानों से केस और उलझ गया। अब विवेक रामार को लेकर एलेक्स नाम के एक लड़के के घर पहुंचा। उसने एलेक्स को वेलोनी का नंबर देकर कहा, 20 तारीख को ये फोन कहां कहां गया वो लोकेशन निकालो और उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगालो। एलेक्स के पास पहले से वेलोनी का एक टिकटॉक जैसा वीडियो मौजूद था। उसने विवेक को दिखाया। विवेक ने वो वीडियो अपने पास भिजवा लिया और काम जल्दी निपटाने को कहकर निकल गया। इसके बाद दोनों विंडमिल फार्म पहुंचे, वही जगह जहां लाश मिली थी। मगर विवेक को यह जगह कत्ल के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रही थी। उसके दिमाग में 2 ही सूरतें थीं। या तो आंटी के घर जाते वक्त किसी ने वेलोनी को अगवा किया और यहां लाकर मार दिया, या फिर वेलोनी किसी बेहद जान पहचान वाले के साथ खुद यहां आई और मारी गई। तभी करीब 100 फीट दूर कांटेदार झाड़ियों में अटका हुआ वेलोनी की स्कर्ट का एक फटा टुकड़ा मिला। विवेक को नहीं लगा कि ये टुकड़ा उड़कर यहां आया होगा। उसका शक ये था कि इसी रास्ते से वेलोनी को लाया गया और तभी कपड़ा अटक गया। उसने रामार से पूछा, ये रास्ता किधर से आता है? रामार ने बताया, ओट्टापराई की तरफ से। विवेक वहां जाना चाहता था, मगर रामार ने टाल दिया। उस तरफ चाय की एक दुकान तक नहीं है सर, वहां जाकर कुछ नहीं मिलेगा। इतने में कांस्टेबल का फोन आया। विघ्नेश का क्या करें? विवेक ने कहा, फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि रूबी के बयान के बाद उसे रोके रखने का कोई जवाब नहीं बचा था। साथ ही उसने कहा, उस लड़के को बुलाओ जिसने सबसे पहले वेलोनी की शनाख्त की थी। तो एडवर्ड को बुलाया गया। विवेक ने पूछा, तुम वेलोनी को कैसे जानते हो? एडवर्ड ने कहा, वो हमारे चर्च आती थी, वहीं देखा है, बात कभी नहीं हुई। विवेक ने पूछा, उसका किसी के साथ कोई रिश्ता था?
और यहाँ एडवर्ड ने जानबूझकर टोनी का नाम छुपा लिया। उसी दौरान विवेक को महसूस हुआ कि कोई दूर से उन्हें देख रहा है, मगर तभी एलेक्स का फोन आ गया और उसका ध्यान बट गया। एलेक्स ने बताया 20 मार्च को वेलोनी के फोन पर 12 नंबरों से कॉल आए थे और उसने 7 नंबरों पर कॉल किए थे और सारे सिम का टावर लोकेशन एक ही इलाके का था, एरानियल। सोशल मीडिया से खास कुछ नहीं मिला और वो वीडियो जो वायरल था वो रोजी 2000 नाम के एक अकाउंट से अपलोड हुआ था, जो वेलोनी का अकाउंट था ही नहीं। विवेक घर लौट आया, मगर रात को उसे फिर वही बात याद आई। एडवर्ड से पूछताछ के वक्त कोई उन्हें देख रहा था। अगले दिन वो दोबारा वहीं पहुंचा और देखा कि पास की एक दुकान पर सीसीटीवी लगा है। फुटेज चेक की और उसमें टोनी दिखाई दे गया। एडवर्ड को फिर बुलाया गया। फुटेज दिखाकर पूछा, ये कौन है? पहले एडवर्ड ने कहा नहीं जानता, मगर रामार के 2 थप्पड़ पड़ते ही उसने कबूल कर लिया, ये टोनी है, इसी का वेलोनी के साथ रिश्ता था। अब दोनों टोनी के घर पहुंचे। टोनी के पिता ने बताया कि उसके बेटे ने कुछ नहीं किया, बस उसे डर था कि पुलिस परेशान करेगी, इसलिए वो भाग गया। रामार ने चेतावनी देकर कहा, टोनी खुद आ जाए तो ठीक, लेकिन अगर हमने पकड़ कर लाना पड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर एक अखबार का मालिक और एडिटर सेथु रामन इस केस के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। उसने अपने एक रिपोर्टर को भेस बदलकर रूबी के लॉज में भेज दिया ताकि अंदर की खबरें मिलती रहें। साथ ही कहा कि किसी कांस्टेबल को भी हाथ में कर लो, जिससे पुलिस के अंदर की जानकारी निकलती रहे। असल में उसे वेलोनी के बारे में मसालेदार और नेगेटिव खबर चाहिए थी, क्योंकि अखबार के व्यूज अच्छी खबरों से नहीं, बुरी खबरों से बढ़ते हैं। खैर, इधर विवेक ने रूबी के लॉज से सारे रजिस्टर इकट्ठे किए। मकसद ये था कि अब तक लॉज में कौन कौन ठहरा, उनका पता चले और देखा जाए कि किसी का इस केस से कोई ताल्लुक तो नहीं। और यहाँ एक नाम अहम है। लॉज में ठहरने वालों में एक आदमी ऐसा था जिससे वेलोनी की काफी अच्छी बनती थी। नाम सेबेस्टियन। उम्र दराज आदमी, पेशे से लेखक। वो स्थानीय चर्च के फादर की सिफारिश पर रूबी के लॉज में आया था। जिस दिन वो आया, रूबी उसे कमरा दिखाने ले जा रही थी। तभी वेलोनी कॉलेज से लौटी। उसे देखते ही रूबी डांटने लगी, क्योंकि आज एक स्टाफ छुट्टी पर था और रूबी ने उसे जल्दी आने को कहा था, मगर वो देर से आई। रूबी ने कहा, सेबेस्टियन साहब को उनका कमरा दिखा दो। वेलोनी को जोरों की भूख लगी थी, फिर भी माँ का हुक्म मानकर वो उन्हें कमरे तक ले गई। कमरा सेबेस्टियन को पसंद आ गया। वेलोनी ने कहा, उम्मीद है मेरी बॉस ने आपसे बदतमीजी नहीं की। सेबेस्टियन हैरान होकर बोला, अरे मैं तो समझा वो तुम्हारी माँ है। वेलोनी मुस्कुराकर बोली, वैसे तो माँ ही हैं, मगर सोमवार से शुक्रवार तक वो मेरी बॉस हैं। सेबेस्टियन हंस पड़ा। शाम को वो लिख रहा था, तभी उसे रूबी और वेलोनी के झगड़े की आवाजें सुनाई दी। उसे समझ आ गया कि माँ बेटी के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं है। उधर वेलोनी माँ की डांट बर्दाश्त न कर पाकर कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने एक पुराना ट्रंक खोला, अपने मरहूम पिता के पुराने जूते और चश्मा निकालकर पहन लिया और कुछ देर यूं ही बैठी रही। इससे उसका मन हल्का हो गया। रात को वो छत पर गई। वहां सेबेस्टियन सिगरेट पी रहा था। उसे आते देखकर वो जाने लगा। वेलोनी ने रोक लिया। मैं तो सोच रही थी आपसे बातें करूंगी। उसने बेंच पर अपने बगल की जगह की तरफ इशारा किया, मगर सेबेस्टियन वहां न बैठकर सामने वाली दूसरी बेंच पर बैठा। उसने पूछा, तुम्हारी और तुम्हारी माँ के बीच कोई मसला चल रहा है क्या? मैंने झगड़ा सुना। वेलोनी थोड़ी उदास होकर बोली, हमारे बीच का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। जब वो 6 साल की थी तब उसके पिता गुजर गए। उसके बाद माँ पर जिम्मेदारियों का पहाड़ आ गिरा, मगर जिम्मेदारियां निभाते निभाते माँ बेटी के लिए अपने फर्ज भूल गई। फिर उसने विघ्नेश से शादी की बात भी बताई और कहा कि वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। सेबेस्टियन ने सलाह दी, माँ से खुलकर बात करो, मगर वेलोनी ने कहा, माँ विघ्नेश से शादी इसीलिए करवा रही है ताकि शादी के बाद भी वेलोनी उसी के पास रहे, और यही असली वजह है कि वेलोनी को ये शादी नहीं करनी, क्योंकि उसे माँ के पास नहीं रहना। उसने आगे कहा, अगर कोई ऐसा शख्स उसे प्रपोज कर दे जो शादी करके उसे बहुत दूर ले जाए तो वो फौरन हाँ कह देगी। फिर शरारत से बोली, अगर आप भी शादी करके मुझे दूर ले जाने का प्रस्ताव दें तो भी मैं मान जाऊंगी। सेबेस्टियन एक पल के लिए सकपगा गया, मगर अगले ही पल वेलोनी की हंसी देखकर समझ गया कि लड़की मजाक कर रही है। उसने पूछा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी नहीं की? वेलोनी ने भवें उठाकर शरारत से कहा, क्या बात है, मुझे छोड़कर अब मेरी माँ को प्रपोज करने का इरादा है क्या? सेबेस्टियन फिर हंस पड़ा। दरअसल वेलोनी ऐसी ही थी, सबसे यूं ही घुल मिल जाती थी। खैर, वापस तफ्तीश पर आते हैं। रामान ने विवेक से कहा था कि उट्टा पराई जाकर उच नहीं मिलेगा, मगर विवेक का गट फीलिंग कुछ और ही कह रहा था। और तभी अचानक रामान ने खुद कहा, सर मुझे किसी से टिप मिली है, उट्टा पराई में कोई लीड मिल सकती है। तो अगले दिन विवेक फोर्स लेकर उट्टा पराई पहुंच गया। वहां उन्हें एक मकान दिखा, अंदर से टूटा फूटा, बाहर से बस ढांचा खड़ा था। अंदर एक टूटे टिन में अटका हुआ
वेलोनी के स्कर्ट का एक और फटा टुकड़ा मिल गया और फर्श देखकर भी विवेक को लगा कि यहाँ कुछ हुआ है। उसने फौरन कहा, फॉरेंसिक से वेलराज को बुला रहा हूं। तभी कांस्टेबल अमल राज एक बूढ़ी औरत को साथ लेकर आया और बताया कि ये यहीं रहती है और ये पूरा ओट्टापरा इलाका इसी की जायदाद है। बुढ़िया ने बताया वो यहाँ अपने 3 बेटों के साथ रहती है। फिलहाल तीनों पहाड़ पर गए हैं, शाम को लौटेंगे और नीचे की ये जगह वो पार्किंग के लिए किराए पर देते हैं। उसने ये भी कहा कि यहाँ अक्सर जवान लड़के लड़कियां आ जाते हैं और वो उन्हें भगाने की कोशिश करती है क्योंकि इलाके में खतरनाक जानवर घूमते हैं। विवेक ने उसे वेलोनी की तस्वीर दिखाई और बुढ़िया ने पहचान लिया। बोली, ये लड़की उसने 2 हफ्ते पहले देखी थी, यहाँ एक लड़के के साथ आई थी। लड़का लंबा था और रंग सांवला। विवेक को शक हुआ कि कहीं वो टोनी तो नहीं, मगर टोनी की तस्वीर उनके पास थी नहीं। उसने रामार से कहा, टोनी के पिता से फोटो मंगवाओ, मगर वहां नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। बुढ़िया ने एक जगह दिखाकर कहा, वहां खड़े हो जाइए, वहां नेटवर्क मिलेगा। फोटो आई, बुढ़िया को दिखाएगी क्या यही लड़का था? बुढ़िया ने साफ कहा, नहीं, ये तो बहुत जवान है। जो वेलोनी के साथ था वो उम्र में बड़ा आदमी था। उधर फोरेंसिक के वेलराज को कुछ जगहों पर खून के निशान मिल गए। विवेक ने कहा, सैंपल लेकर लैब में टेस्ट के लिए भेजो, मगर पुलिस के अंदर ही से गद्दारी हो गई। कांस्टेबल अमल राज ने ये सारी जानकारी रिपोर्टर तक लीक कर दी। रिपोर्टर ने सब बटोर कर खबर टाइप की और सेतुरामन को भेज दी। और इस बार खबर में वेलोनी के किरदार पर सीधा हमला था। लिखा गया कि टोनी और विग्नेश दोनों वेलोनी से मोहब्बत करते थे और वेलोनी दोनों को नरमी से संभाल रही थी और मरने से पहले वो ओट्टापराई में किसी तीसरे शख्स के साथ घूमने गई थी। यानी खबर ने वेलोनी को पूरी तरह चरित्रहीन बनाकर छोड़ दिया। और दूसरी तरफ विवेक उम्मीद लगाए बैठा था कि अगर ओट्टापराई से लिया गया खून का सैंपल वेलोनी से मैच कर गया तो केस आसानी से हल हो जाएगा। इसी बीच एक रिटायर्ड सीनियर अफसर ने विवेक को अपने घर बुलवाया। अफसर ने सीधे मुद्दे की बात की कि टोनी का वेलोनी के केस से कोई लेना देना नहीं है। लड़के ने कुछ नहीं किया तो विवेक उसका नाम केस से हटा दे। टोनी और उसके पिता उस वक्त वहीं मौजूद थे। विवेक ने अलग से टोनी से बात करने की इजाजत मांगी और अफसर ने दे दी। विवेक ने पूछा, तुम्हारा और वेलोनी का कोई रिश्ता था? टोनी ने कहा, नहीं, दोस्ती के अलावा हमारे बीच कुछ नहीं था। विवेक चढ़कर बोला, मगर सब तो यही कह रहे हैं कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा था। टोनी ने सिर झुकाकर सच कबूल किया। यह अफवाह उसने खुद फैलाई थी, सिर्फ दिखावे के लिए। बात यह थी कि चर्च में कई लड़के वेलोनी के पीछे घूमते थे, मगर वेलोनी खुद चलकर सबसे पहले टोनी से बात करने आई थी। तो रौब जमाने के लिए उसने सबसे कह दिया कि वेलोनी उसकी गर्लफ्रेंड है। असल वजह यह थी कि वेलोनी को म्यूजिक का शौक था और टोनी अच्छा गाता था, इसीलिए उसने वेलोनी को चुना था। टोनी कभी कभी उसके घर जाकर गिटार सिखाता था, मगर आखिरी बार जिस दिन वो सिखाने गया उस दिन एक हादसा हो गया। अच्छा गिटार बजाने की ट्रीट के तौर पर टोनी ने किस मांग लिया। वेलोनी दोस्ताना अंदाज में उसके गाल पर किस करने जा रही थी, तभी टोनी ने अपना गाल हटाकर होंठ आगे कर दिए। वेलोनी गुस्से में उठकर जाने लगी। टोनी ने जबरदस्ती की तो वेलोनी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। उस दिन के बाद टोनी में वेलोनी से बात करने तक की हिम्मत नहीं बची। खैर, अब टोनी भी मजबूत शकदारों की लिस्ट से बाहर हो गया, तो आखिरी उम्मीद बची ओट्टापराई के जंगल से लिए गए वो सैंपल। मगर यहाँ एक बात विवेक के दिमाग में खटक रही थी। रामार को ओट्टापराई जाने की टिप आखिर मिली किससे? उसने रामार को फोन करके पूछा, तुम्हें ओट्टापराई जाने की टिप किसने दी थी? तफ्तीश के फायदे के लिए अगर तुम मुझे उस इंसान से मिलवा दो तो जांच तेजी से आगे बढ़ेगी। अब यहाँ ओट्टापराई की थोड़ी असलियत भी जान लीजिए। बुढ़िया के 3 बेटे बदमाश थे, जंगल में गैर कानूनी तरीके से जानवरों का शिकार करते थे और सच कहें तो अपनी जायदाद के अलावा भी पूरे इलाके में उन्हीं का राज चलता था। तीनों माहिर शिकारी थे। तो उस दिन भी तीनों भाई संतोष, संजीव और सनी शिकार पर निकले हुए थे। उन्होंने एक जानवर को निशाना बनाया, मगर उनसे पहले ही किसी और ने उस जानवर पर गोली चला दी। तीनों आगे बढ़कर देखने गए और सामने फोरेंसिक डॉक्टर पॉल राज खड़ा था। गोली उसी ने चलाई थी। डॉक्टर से उनकी जान पहचान बहुत पुरानी थी। ताजा शिकार लेकर सब वहीं बैठकर दावत उड़ाने लगे। बातों बातों में संतोष ने कहा कि 2 दिन पहले यहाँ पुलिस आई थी। वो इस बात पर बुरी तरह भड़का हुआ था कि आखिर पुलिस को टिप किसने दी। और ठीक उसी वक्त पॉल राज के फोन पर रामार की कॉल आ गई। रामार ने बताया कि विवेक सर उससे मिलना चाहते हैं। यानी बात साफ हो गई, टिप देने वाला और कोई नहीं, खुद फोरेंसिक डॉक्टर पॉल राज था। पॉल राज उस वक्त उन्हीं तीनों के साथ था, तो उसने कह दिया, कल चेंबर में आ जाइए। अगले दिन विवेक और रामार पॉल राज के चेंबर पहुंचे। विवेक ने पूछा, आपने वेलोनी का कपड़ा वहां कब देखा था? पॉल राज ने बताया, शनिवार को वहीं फटा कपड़ा पड़ा हुआ देखा था।
विवेक ने पूछा, और आप वहां गए क्यों थे? पॉलराज ने बताया कि उसकी वहां थोड़ी सी जमीन है, तो कभी कभी शिकार करने चला जाता है। फिर पॉलराज ने संतोष, संजीव और सनी के बारे में जो कुछ जानता था सब विवेक को बता दिया। और सबसे खतरनाक बात यह थी, संतोष और उसके भाइयों पर पहले से कत्ल के कई मुकदमे दर्ज हैं। विवेक ने अपना शक सामने रखा। बुढ़िया ने कहा था कि वेलोनी वहां एक आदमी के साथ आई थी, तो क्या ये मुमकिन है कि इन्हीं तीनों ने उसे मार डाला हो? फिर उसने अपनी बात खुद ही परखी। अगर वेलोनी का कत्ल उसी झोपड़ी में हुआ है तो यहाँ एक बारीकी है। कोई बाहरी कातिल होता तो लाश वहीं झोपड़ी में छोड़कर भाग जाता, मगर अगर संतोष के भाइयों ने मारा होता तो वो लाश को बाहर दूर ले जाकर फेंकते। और चूंकि लाश ओट्टापराई से काफी दूर मिली थी, तो अगर कत्ल झोपड़ी में हुआ है तो शक की सुई सीधी उन्हीं तीन भाइयों पर जाती है। यानी अब सब कुछ एक ही चीज पर टिका था, खून के सैंपल की रिपोर्ट। उधर लेखक सेबेस्टियन वेलोनी की मौत की खबर देखने के बाद से ही बेचैन था। वो जानना चाहता था कि केस में क्या चल रहा है, तो उसने कल्याण ब्राह्मण नाम के एक शख्स से मुलाकात की। वैसे तो सेबेस्टियन के अपने ताल्लुकात ऊंचे रैंक के अफसरों तक थे, फिर भी उसने इसी आदमी की मदद ली ताकि उसका नाम फिलहाल वेलोनी के साथ न जुड़े। इधर विवेक संतोष को पूछताछ के लिए थाने उठा लाया, मगर संतोष ने थाने में जो तमाशा किया वो हैरान करने वाला था। उसने विवेक से बदतमीजी की, लात मार के कुर्सी गिरा दी और उंगली उठाकर ऊंची आवाज में बात करने लगा। तभी रामार ने विवेक को बाहर बुलाकर खबर दी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। और रिपोर्ट ने सारा हिसाब बिगाड़ दिया। झोपड़ी में मिला खून वेलोनी का तो दूर, किसी इंसान का था ही नहीं, वो किसी जानवर का खून था। ठीक उसी वक्त विवेक के फोन पर एसपी की कॉल आ गई। एसपी ने पूछा, तुमने संतोष नाम के किसी आदमी को थाने में बुलाया है? और फिर हुक्म दिया, उसे फौरन छोड़ दो, क्योंकि ऊपर से एसपी पर जबरदस्त दबाव आ रहा था। और जब झोपड़ी का खून भी वेलोनी का निकला ही नहीं, तो संतोष को रोके रखने के लिए कोई मजबूत सबूत बचा ही नहीं था। तो संतोष को छोड़ दिया गया और जाते जाते वो विवेक को ताना मारकर गया, क्यों साहब, कोई फोन वोन आया था क्या? उधर कल्याण रामन ने सेबेस्टियन को फोन करके बताया कि उसने काफी जानकारी जुटा ली है। उसने केस की मौजूदा हालत बताई। पिछले 2 महीने में केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, मगर उसने एक पुरानी अनजानी बात बताई, और वो ये कि 1 साल पहले वेलोनी एक बार घर से भाग चुकी थी। उस बार थाने में गुमशुदगी की एफआईआर भी दर्ज हुई थी। और दिलचस्प बात ये कि उस वक्त विघ्नेश की रूबी के साथ एफआईआर लिखवाने गया था। हालांकि तब वो वेलोनी को जानता तक नहीं था। हुआ यूं था कि विघ्नेश उन दिनों बस लॉज में ठहरने आया था। रूबी से उसकी अच्छी बनने लगी, क्योंकि उसने रूबी की पानी की मोटर बंद करने में मदद की थी। उसी दिन रूबी ने देखा कि वेलोनी घर पर नहीं है। वो बेचैन हो गई। थाने जाते वक्त साथ में कोई नहीं मिला तो विघ्नेश को ही साथ ले गई। थाने का अफसर केस लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि 48 घंटे से पहले गुमशुदगी दर्ज करने का नियम नहीं है। मगर विघ्नेश ने भी रूबी के साथ बराबरी से बहस की और आखिरकार केस दर्ज करवा ही लिया। फिर घर लौटकर पुलिस को वेलोनी की तस्वीर देते वक्त विघ्नेश ने पहली बार वेलोनी को देखा और उसी पल उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। हालांकि ढूंढने की नौबत आई ही नहीं, वेलोनी खुद ही घर लौट आई। इधर विवेक को भी वेलोनी की उस पुरानी गुमशुदगी की एफआईआर फाइल मिल गई, मगर उसमें कहीं ये दर्ज नहीं था कि वेलोनी भागकर गई कहां थी और कैसे लौटी। एलेक्स ने विवेक से एक बात कही। उसने अपने एक दोस्त के दोस्त से सुना है कि वेलोनी को इम्प्रेस करने के लिए बस 3 दिन लॉज में ठहरना काफी था। ये सुनकर विवेक ने अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाया। तब वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। डायना नाम की एक लड़की से उसका रिश्ता बन गया था। लड़की छोटी स्कर्ट में बेहद प्यारी लगती थी और इसी वजह से वो उसके प्यार में पड़ा था। मगर जैसे जैसे रिश्ता पुराना हुआ, यही छोटी स्कर्ट पहनने की बात उसके मन में शक पैदा करने लगी। एक दिन विवेक के दोस्त के एक और दोस्त ने कहा कि उसने डायना को किसी दूसरे लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा है। दोस्त ने आकर ये बात विवेक को बता दी और विवेक ने डायना से ब्रेकअप कर लिया। डायना रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि ये सब झूठ है, उसने कुछ नहीं किया, मगर विवेक ने एक ना सुनी। इसके करीब 5 साल बाद विवेक की डायना से दोबारा मुलाकात हुई, मगर तब डायना जिंदा नहीं थी। उसे उसके शौहर ने कत्ल किया था और उस केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी विवेक को ही मिली थी। तब उसे समझ आया कि उस दिन डायना सच बोल रही थी। अगर वो एक झूठी अफवाह पर यकीन करके ब्रेकअप ना करता तो शायद डायना आज जिंदा होती। इसलिए वेलोनी अच्छी हो या बुरी, जब भी विवेक उसकी तस्वीर देखता उसे डायना याद आ जाती। खैर, अगले दिन विवेक वेलोनी के कॉलेज पहुंचा। क्लासमेट्स ने एक ही बात कही, अखबारों में वेलोनी के बारे में जो कुछ छप रहा है सब झूठ है। विवेक ने वेलोनी की सबसे करीबी सहेली को अलग बुलाकर बात की। उसने टोनी के रिश्ते के बारे में पूछा तो लड़की ने कहा,
वेलोनी खुद कहती थी कि टोनी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। फिर विघ्नेश के बारे में पूछा और यहाँ लड़की ने जो कहा वो अहम था। जब भी वो वेलोनी से विघ्नेश के बारे में पूछती, वेलोनी के चेहरे पर दहशत उतर आती थी। बस विवेक का शक फिर विघ्नेश की तरफ मुड़ गया। उसने एलेक्स से विघ्नेश की कॉल डिटेल्स निकलवाई और डिटेल्स में एक बात उभर कर आई। वेलोनी की मौत वाले दिन विघ्नेश ने एक ही नंबर पर 3 बार बात की थी। विवेक ने उस नंबर पर फोन करके पूछा, विघ्नेश को जानते हो? आदमी ने पहचानने से इनकार करके फोन काट दिया, मगर थोड़ी ही देर बाद उसने खुद कॉल बैक किया। बोला वो विघ्नेश को जाती तौर पर नहीं जानता, मगर विघ्नेश उसके एक दोस्त का करीबी दोस्त है। उस दिन उसी दोस्त से विघ्नेश के फोन से बात हुई थी। यानी हिसाब ये बना, जिस दिन वेलोनी आंटी के घर जाने का कहकर निकली थी, उस दिन विघ्नेश के साथ उसका दोस्त भी लॉज में मौजूद था। अब सवाल यह था, वो दोस्त उस दिन चला गया था या विघ्नेश के साथ ही रोका रहा? यही पूछने के लिए विवेक फोर्स लेकर लॉज पहुंचा, मगर विघ्नेश काफी देर पहले ही बाइक लेकर शराब खरीदने निकल चुका था। वो नहीं मिला और सच कहें तो विघ्नेश से पूछताछ का मौका अब कभी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उस वक्त तक विघ्नेश विंड मिल फार्म में मरा हुआ पड़ा था। विघ्नेश की लाश देखकर पहली नजर में यही लगता था कि उसने खुदकुशी की है और पुलिस ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया। खुद आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बयान दे गए। कहानी ये घड़ी गई, वेलोनी के कई लड़कों से रिश्ते थे। विघ्नेश ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। कई बार चेतावनी देने के बाद भी वेलोनी नहीं मानी तो विघ्नेश ने उसे मार डाला और फिर उसी अपराध बोध में खुद भी जान दे दी। बस इसी बयान के साथ पुलिस ने केस बंद कर दिया। विवेक एसपी से मिलने गया तो एसपी ने उसे कहा कि इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करो और उसके बाद छुट्टी पर चले जाओ। विवेक समझ गया कि पुलिस अब इस केस की आगे कोई तफ्तीश नहीं चाहती। दिल पर पत्थर रखकर उसने केस फाइल तैयार की और एसपी को सौंप दी। एसपी ने उसे 3 दिन की छुट्टी लेने को कह दिया। फिर वो फाइल चीफ जस्टिस सदाशिवम के पास भेज दी गई। सदाशिवम भी ताड़ गए कि दबाव संभालने के लिए पुलिस ने आनन फानन में केस निपटा दिया है। केस हल तो हो गया, मगर मकतूल को इंसाफ नहीं मिला। मगर सदाशिवम भी कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी नौकरी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे, उसके बाद रिटायरमेंट। चाहकर भी वो केस दोबारा नहीं खुलवा सकते थे, क्योंकि जब खुद आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केस हल होने का ऐलान कर चुके हैं तो ऑफिशियली मामला बंद हो चुका है। इस गंदे सिस्टम के आगे खुद चीफ जस्टिस भी बेबस हो गए। वैसे आम जनता भी पुलिस की इस जांच से मुतमईन नहीं थी। सबको समझ आ रहा था कि असली कातिल को छोड़कर सारा इल्जाम एक मरे हुए आदमी पर डाल दिया गया है, मगर सबूत के बिना कोई क्या करता। खैर, इधर विवेक छुट्टी काट रहा था। उसी दौरान फॉरेंसिक डॉक्टर पॉलराज का फोन आया। पॉलराज ने बताया कि उसने विघ्नेश का पोस्टमार्टम किया है और विघ्नेश के शरीर में शराब की ओवरडोज मिली है। हालत ये थी कि 10 मिलीलीटर शराब और पी लेता तो वो वैसे ही मर जाता, खुदकुशी की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर पॉलराज का असली सवाल कुछ और था। उसने कहा, अगर विघ्नेश इस हद तक नशे में ना होता तो क्या वो खुदकुशी की कोशिश करता? और दूसरा शक ये कि अगर उसने खुदकुशी की भी है तो वजह वेलोनी की मौत ही थी या कुछ और। लेकिन डॉक्टर का सबसे बड़ा शक था विघ्नेश के बाएं हाथ के अंगूठे पर नीली स्याही लगी हुई थी। इसका मतलब ये कि मरने से पहले उसने शायद कोई सुसाइड नोट लिखा था। तो फिर वो नोट गया कहां? पॉलराज ने ताना भी मार दिया। विघ्नेश की मौत से फायदा तो पुलिस को ही हुआ है, क्योंकि उसे जिंदा रहते मुजरिम साबित करने के लिए ढेरों सबूत जुटाने पड़ते। अब जब वो मर चुका है तो किसी सबूत की जरूरत ही नहीं। केस मन चाहे तरीके से सजाया जा सकता है। पॉलराज की बात सुनकर विवेक भड़क गया, मगर सच ये था कि वो जानता था कि डॉक्टर का शक बिल्कुल सही है। और असल बात ये थी कि विघ्नेश की लाश की जेब से सुसाइड नोट विवेक को ही मिला था। नोट विघ्नेश का ही लिखा हुआ था। उसमें वो वेलोनी को लेकर बेहद पछतावे में था और उसमें साफ लिखा था कि वेलोनी को ना पा सकने के गम में ही वो जान दे रहा है। विवेक ने वो सुसाइड नोट एसपी को सौंपा था, मगर एसपी ने वो नोट आग में जला दिया और बाहर ये प्रचार किया कि वेलोनी के कत्ल के इल्जाम से बचने के लिए विघ्नेश ने खुदकुशी की है। हालांकि विवेक ने पहले ही उस नोट की तस्वीर खींच रखी थी। उसने एलेक्स को घर से बुलाया, उसे नोट की फोटो दिखाई और पूरी बात बता दी। विवेक ने कहा, पिछले 4 दिन से वो इसी केस के बारे में सोच रहा है। जब तक असली कातिल पकड़ा नहीं जाता उसके मन को चैन नहीं मिलेगा। तो वो दोबारा एसपी के पास गया केस रीओपन करवाने के लिए। एसपी सुनते ही आग बबूला हो गया। उसने विवेक को साफ चेतावनी दे दी, इस केस में अब और खुदाई मत करो। विवेक लौट तो आया, मगर उसने चुपचाप गैर सरकारी तौर पर तफ्तीश जारी रखी। उसने रूबी के एंजल लॉज के रिसेप्शनिस्ट जोन्स को बुलाकर पूछा, वेलोनी के बारे में तुम क्या क्या जानते हो? जोन्स ने एक अहम बात कबूल की। वेलोनी अक्सर रिसेप्शन पर आती, उसे वहां से उठाती और टेलीफोन से किसी से बात करती।
मगर वो किससे बात करती थी ये हमेशा राज रखती, और सिर्फ माँ से नहीं, वो ये बात विघ्नेश से भी छुपा कर रखती थी। एक बार विघ्नेश ने उससे बात करते देख लिया और जानने की कोशिश की कि वो किससे बात कर रही है। वेलोनी ने फोन काट दिया। फिर भी विघ्नेश ने उसी नंबर पर रीडायल करने की कोशिश की तो वेलोनी ने वहीं हंगामा खड़ा कर दिया। इससे शक पक्का हुआ कि वेलोनी ऐसे किसी से बात करती थी जिससे उसका रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे का था। विवेक और एलेक्स ने अंदाजा लगाया, वेलोनी फोन पर जिससे बात करती थी शायद उसी के साथ उट्टापराई के जंगल में गई थी। मगर पता कैसे चले कि वो आदमी था कौन? अगर वेलोनी मोबाइल से बात करती तो एलेक्स आसानी से खोज निकालता, मगर वो लैंडलाइन से बात करती थी और लैंडलाइन की कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए विवेक को डिपार्टमेंट की मदद चाहिए थी, और एसपी की इजाजत के बिना डिपार्टमेंट से मदद मिलनी नामुमकिन थी। विवेक मायूस हो गया, मगर एलेक्स ने हार नहीं मानी। वो मैनुअली कोशिश करता रहा। एंजल लॉज के रजिस्टर चेक करके शक वाले नंबरों पर एक एक कर फोन करता रहा, लेकिन उसे भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। इसी तरह वेलोनी की मौत को 1 साल बीत गया। विवेक आज भी चोरी छुपे इस केस की तफ्तीश कर रहा था, मगर इस बार बात एसपी तक पहुंच गई। उसने विवेक को फिर फोन करके फटकार लगाई और तबादले की धमकी दे दी। फिर भी विवेक रुका नहीं। वो चाहता था कि एसपी कोई कदम उठाए उससे पहले उसे कोई लीड मिल जाए। अब तक के सारे सबूत सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, ओट्टापराई। तो विवेक दोबारा ओट्टापराई पहुंचा, संतोष और उसके भाइयों से पूछताछ करने, मगर आज भी उन्होंने विवेक के साथ बेहद बदतमीजी की। समझा कर देखा, धमका कर देखा, किसी तरह उनका मुंह नहीं खुलवा पाया। असल बात यह थी कि उनके सिर पर बहुत बड़े लोगों का हाथ था, इसीलिए वो विवेक को घास तक नहीं डाल रहे थे। विवेक के जाने के बाद वहां 2 भाइयों में मारपीट शुरू हो गई। वजह यह कि विवेक के सामने मां ने मुंह खोला था, तो एक भाई ने मां के साथ भी बदतमीजी कर दी थी। दूसरा भाई मां का भक्त था तो उसने विरोध किया। संजीव और सनी में झगड़ा बढ़ा तो संतोष उन्हें छुड़ाने आया, और तभी मां भी बीच बचाव के लिए दौड़ी। धक्का मुक्की में एक बेटे का हाथ लगा, बुढ़िया गिर पड़ी और उसके सिर में गहरी चोट आ गई। उस रात बुढ़िया सो रही थी और उसे सपने में वेलोनी दिखाई दी। सपने में उसने वेलोनी को झोंपड़ी में बिठाकर खाना और पानी दिया था। तभी बाहर तेज आंधी बारिश शुरू हो गई। खुली खिड़की का पल्ला हवा से बार बार टकराकर आवाज कर रहा था। बुढ़िया खिड़की बंद करने गई और बाहर बारिश के बीच उसे वेलोनी की रूह दिखाई देने लगी। वो दहशत से कांप उठी, यहाँ तक कि वो रूह उसे कमरे के अंदर भी दिखने लगी। दरअसल इंसान जब किसी बड़े जुर्म का चश्मदीद गवाह होता है तो उसके अंदर का डर इसी तरह बाहर निकलता है। खैर, इधर विवेक रामार के घर बैठा गपशप कर रहा था। बातों बातों में विवेक ने अफसोस जताया, अगर संतोष और उसके भाइयों से ठीक से पूछताछ हो पाती तो कुछ न कुछ जरूर निकलता, मगर एसपी की इजाजत के बिना ऑफिशियली पूछताछ मुमकिन नहीं। रामार ने कहा, एसपी की इजाजत से भी कुछ होगा इसमें शक है, क्योंकि उनके तार और भी ऊपर तक जुड़े हुए हैं। और सच यही था। संतोष और उसके भाइयों का असली पावर हाउस एक मंत्री था, हरिभजगन। वो लोग जंगल से गैरकानूनी तरीके से दुर्लभ जानवरों का शिकार करके मंत्री को पकाकर खिलाते थे। उस दिन भी वो एक दुर्लभ माउस डियर का शिकार करके मंत्री के फार्म हाउस पहुंचे थे। बाहर संतोष और उसके भाई खाना बना रहे थे और अंदर मंत्री लड़कियों के साथ रंगरेलियां मना रहा था। उधर उसी रात रामार का दिमाग अचानक खुल गया। उसने अपने पास रखी वेलोनी के केस की पुरानी डिटेल्स खंगाली और उसे एक अहम सुराग मिल गया। उसने विवेक को फोन करके बताया, सर, हम पहली बार 16 अप्रैल को ओट्टापराई गए थे। वहां बुढ़िया ने बताया था कि वेलोनी एक लंबे सांवले आदमी के साथ आई थी, मगर उससे पहले 3 अप्रैल को जब रामार ने वेलोनी की मां रूबी से पूछताछ की थी, तब रूबी ने बताया था कि उसने वेलोनी को एक आदमी से बात करते देखा था और वो आदमी भी लंबा और सांवला था। यानी अगर रूबी से दोबारा पूछताछ की जाए तो शायद कुछ नया निकल आए। तो अगले दिन विवेक रूबी के लॉज पहुंच गया, मगर रूबी उसे देखते ही भड़क उठी। केस तो कब का बंद हो चुका है, विघ्नेश भी मर चुका है, फिर पुलिस यहाँ क्या करने आई है? उसने शिकायत की कि पुलिस की आवाजाही की वजह से लॉज में अब कोई ठहरने नहीं आता और उसका कारोबार ठप होने की कगार पर है। उसने विवेक को चले जाने को कहा, मगर विवेक ने कहा वो वेलोनी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में कोई उसके साथ खड़ा हो या ना हो, वो इसका अंजाम देखकर ही छोड़ेगा, और अगर रूबी साथ दे तो ये लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। रूबी मदद करने को राजी हो गई। विवेक ने पहला सवाल यही किया, आपने रमार के सामने माना था कि आपने वेलोनी को किसी से बात करते देखा है, मगर जब मैंने पूछताछ की तो आपने वो बात छोड़ दी। ये भूल चूक थी या आपने जानबूझकर छुपाया? रूबी ने उस दिन का वाकया याद करके बताया। वो दोनों चर्च में प्रार्थना के लिए गई थीं, मगर प्रार्थना खत्म होने से थोड़ा पहले ही वेलोनी बाहर निकल गई। प्रार्थना खत्म करके रूबी बाहर आई
तो देखा वेलोनी चर्च के सामने पीठ किए खड़ी है। उसे लगा कि वेलोनी किसी से बात कर रही है। रूबी ने आवाज लगाई और वहां से एक लंबा सांवला आदमी निकलकर चला गया। रूबी ने पहले तो वेलोनी को डांटा कि वो पहले ही क्यों निकल आई, फिर पूछा किससे बात कर रही थी। वेलोनी ने साफ मना कर दिया, किसी से बात नहीं कर रही थी। रूबी ने कई बार पूछा, हर बार वेलोनी ने इनकार किया। रूबी को समझ आ रहा था कि माँ बेटी का रिश्ता हद से ज्यादा उलझता जा रहा है। तो सुपरमार्केट से खरीदारी करके घर लौटने के बाद उसने वेलोनी को बिठाकर बात की। रूबी ने कहा वो इसलिए सख्ती करती है ताकि वेलोनी की जिंदगी बर्बाद ना हो। मगर वेलोनी माँ की ये सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। माँ हर बात पर उस पर शक करती थी। वेलोनी ने पूछा, लड़के मेरे पीछे घूमते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? रूबी ने कहा, कसूर ये नहीं, कसूर ये है कि तुम उन्हें मौका देती हो। अगर तुम सुधर जाओ तो मैं भी सख्ती करना छोड़ दूंगी। ये सुनकर वेलोनी ने एक फरमाइश रख दी, उसे आंटी के घर जाना है। रूबी ने पहले तो मना कर दिया, तो वेलोनी बोली, देखा मुझे पता था तुम नहीं मानोगी। अपनी ही कही बात रखने के लिए रूबी को मजबूरन इजाजत देनी पड़ी, मगर शर्त रखी, विघ्नेश को साथ ले जाना। वेलोनी खुशी खुशी विघ्नेश को बताने चली गई। बाद में वेलोनी तैयार हो रही थी, तभी रूबी विघ्नेश के कमरे के सामने से गुजरी और देखा कि विघ्नेश अपने एक दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा है। रूबी ने वेलोनी से आकर पूछा, तुमने विघ्नेश को आंटी के घर छोड़ने की बात बताई थी? वेलोनी ने कहा, हाँ बताया था। रूबी ने पूछा, तो फिर वो इस वक्त पी क्यों रहा है? वेलोनी झुंझलाकर बोली, विघ्नेश जाना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? वो अकेली चली जाएगी और शाम को लेने के लिए विघ्नेश को भेज देना। फिर शाम को जब रूबी ने विघ्नेश से पूछा कि वो वेलोनी को छोड़ने क्यों नहीं गया, तो विघ्नेश ने कहा कि वेलोनी ने उसे सिर्फ लेने आने को कहा था, छोड़ने की बात ही नहीं हुई थी। ये सुनकर विवेक बोला, जब मैंने विघ्नेश से पूछताछ की थी उसने भी बिल्कुल यही कहा था, यानी वेलोनी या विघ्नेश दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा था। मगर रूबी को यकीन था कि उसकी बेटी कभी झूठ नहीं बोलेगी। तब विवेक ने कहा, आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद माना कि आपने वेलोनी को चर्च के सामने किसी से बात करते देखा था और वेलोनी ने इनकार कर दिया। ये भी तो एक तरह का झूठ ही हुआ। रूबी ने कहा, उसे लगा था कि वेलोनी किसी से बात कर रही है, मगर वो 100% यकीन से नहीं कह सकती। विवेक ने पूछा, आपने रामार से कहा था कि वेलोनी जिससे बात कर रही थी वो लंबा और सांवला था? रूबी ने कहा, बहुत दिन बीत चुके हैं, अब ठीक से याद नहीं। आखिरी सवाल विवेक ने पूछा, वेलोनी अक्सर फोन पर किसी से बात करती थी, आपको उसके बारे में कुछ पता है? और यहां रूबी ने वो नाम लिया जिसने केस का रुख बदल दिया। उसने बताया, एक बार उसने सुना था कि वेलोनी सेबेस्टियन नाम के किसी शख्स से बात कर रही थी, और ये भी बताया कि सेबेस्टियन एक लेखक है। विवेक ने सबसे पहले सेबेस्टियन की किताब खरीदी, फिर एलेक्स से प्रकाशन वाले को फोन करवाया कर किसी प्रोग्राम में सेबेस्टियन को बुलाने का बहाना बनाकर उसका फोन नंबर हासिल कर लिया। फिर एलेक्स ने उस नंबर की सारी कॉल डिटेल्स निकालकर विवेक को दे दी, और अब विवेक ने कॉल डिटेल्स और लॉज के रजिस्टर दोनों को मिलाकर जो पाया वो चौंकाने वाला था। वेलोनी का कत्ल मार्च में हुआ था और सेबेस्टियन पहली बार लॉज में उससे पिछले साल नवंबर में आया था। लॉज छोड़ने के बाद भी उसके मोबाइल से कई बार लॉज के लैंडलाइन पर कॉल आए थे और कई बार लॉज से भी उसे फोन किया गया था, और हर कॉल की अवधि 20 से 25 मिनट। इसके अलावा वेलोनी का कत्ल 20 तारीख को हुआ था और रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक सेबेस्टियन कन्याकुमारी पहुंचा था ठीक उससे एक दिन पहले, यानी 19 तारीख को, और लौटा था कत्ल के अगले दिन 21 तारीख को। मगर इससे भी ज्यादा शक पैदा करने वाली बात कुछ और थी। वेलोनी लॉज से निकली थी दोपहर 2:30 बजे और उससे ठीक 5 मिनट पहले सेबेस्टियन ने लॉज के लैंडलाइन पर फोन किया था, यानी सेबेस्टियन लॉज आया नहीं, बाहर से फोन किया, और उसी फोन का जवाब देकर वेलोनी बाहर निकल गई और उसके बाद उसकी लाश मिली। तो इस वक्त सबसे बड़ा शक्तार सेबेस्टियन ही था। विवेक ने उसे फोन लगाया, मगर विवेक ने अपना परिचय दिया ही था कि सेबेस्टियन ने फोन काट दिया। दूसरी बार फोन किया, फिर काट दिया, तीसरी बार लगाया तो फोन बंद आने लगा। अब विवेक को पक्का यकीन हो गया कि कातिल सेबेस्टियन ही है। वो एलेक्स को लेकर उसे पकड़ने निकल पड़ा, मगर रास्ते में ही सेबेस्टियन का फोन आ गया। उसने बताया कि वो खुद कन्याकुमारी थाने में विवेक से मिलने के लिए बैठा है। विवेक ने गाड़ी घुमाई और थाने पहुंचा। सेबेस्टियन ने सफाई दी, जब विवेक फोन कर रहा था वो ट्रेन में था, सिग्नल नहीं आ रहा था, इसलिए फोन कट रहा था। विवेक ने पूछा, आप यहां आए क्यों हैं? सेबेस्टियन ने कहा, विवेक ने विघ्नेश को मुजरिम बनाकर केस दबा दिया और इसी बात से वो नाराज है। उसके मुताबिक वेलोनी इंसाफ की हकदार है। विवेक ने सीधा सवाल दागा,
आप ना वेलेनी के खून के रिश्ते से कुछ लगते हैं, ना दोस्त हैं, ना रिश्तेदार, फिर उसे लेकर इतनी फिक्र क्यों? सेबेस्टियन ने जवाब दिया, कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी ऊपर होते हैं। विवेक के लिए वेलेनी सिर्फ एक मकतूल है, मगर उसके लिए वेलेनी एक कविता जैसी थी। उसकी अपनी कोई बेटी नहीं और वेलेनी के पिता जिंदा नहीं थे, इसलिए उनका रिश्ता दोस्ती और खून दोनों से ज्यादा पाक था। विवेक ने कहा, इस केस में चाहे जितनी रुकावटें आए, वो वेलोनी के असली कातिल को ढूंढ कर रहेगा। हालांकि विवेक का शक अब भी सेबेस्टियन पर बना हुआ था। वजह यह कि वेलोनी का केस 6 महीने पहले ही बंद हो चुका था। अगर सेबेस्टियन वाकई इतना फिक्रमंद था तो बहुत पहले आकर मिलता, मगर वो ठीक तब सामने आया जब उसके बारे में खोजबीन शुरू हुई। इसलिए विवेक उसे शक की लिस्ट से हटा नहीं पा रहा था। खैर, थाने से निकलकर सेबेस्टियन सीधा लॉज गया रूबी से मिलने। उसने रूबी को बताया कि वेलोनी से उसकी हर हफ्ते बात होती थी। उसकी पत्नी चाहती थी कि वेलोनी कुछ दिन उनके घर आकर रहे, मगर वेलोनी को लगता था कि रूबी राजी नहीं होगी, इसलिए उसने ये बात कभी माँ से कही ही नहीं। सेबेस्टियन ने एक और बात बताई, वेलोनी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। पिता के गुजर जाने के बाद माँ ने दूसरी शादी न करके अकेले दम पर घर संभाला। ये सब किस्से सेबेस्टियन ने खुद वेलोनी के मुंह से सुने थे। रूबी ने कहा, वेलोनी ने कभी अपने दिल की बात उससे नहीं कही। दोनों में झगड़ा होते ही वो कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती। कह लीजिए वो कमरा ही उसकी अलग दुनिया थी। सेबेस्टियन ने वेलोनी का कमरा देखने की इजाजत मांगी और रूबी ने दे दी। जोन्स उसे कमरे तक ले गया। कमरे की तरफ जाते हुए सेबेस्टियन को पुरानी यादें घेरने लगी। वेलोनी का सपना था कि वो एक बेकरी और कन्फेक्शनरी खोलेगी, मगर अफसोस लड़की की एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। उधर ओट्टापराई में संतोष की माँ अब भी वेलोनी का भूत देखकर दहशत में जी रही थी। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक रात जब तीनों भाई शिकार पर निकले हुए थे, बुढ़िया दहशत में चीखने लगी। वो चिल्ला रही थी, मैं सब बता दूंगी, और बार बार कह रही थी कि पुलिस को बुलाओ। घर की देखभाल करने वाली लड़की ने किसी तरह उसे संभाला। उसके बाद उस लड़की ने एलेक्स तक खबर पहुंचाई। एलेक्स ने विवेक को बताया और विवेक फौरन निकल पड़ा। साथ में उसने कांस्टेबल अमल राज को भी ले लिया। संतोष, संजीव और सनी अब भी जंगल में शिकार के लिए डटे हुए थे। वो अगले दिन लौटने वाले थे, यानी बुढ़िया से पूछताछ के लिए यही सबसे बेहतरीन मौका था। बुढ़िया सब सच कबूल करने को तैयार थी। विवेक ने चुपचाप अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर दिया और फिर बुढ़िया ने जो कहानी सुनाई वो पूरे केस की सबसे अंधेरी परत थी। उसने बताया, पिछली 4 पुश्तों से ये जंगल उन्हीं की जायदाद रहा है। यहां सिर्फ उन्हीं का हुक्म चलता था। पहले इस इलाके में कम से कम 300 परिवार काम करते थे, मगर उसके शौहर और बेटों की वजह से कोई टिक नहीं पाया। बुढ़िया का शौहर नंबर 1 का बदचलन आदमी था। मौका मिलते ही औरतों को पकड़कर उनकी इज्जत लूट लेता और फिर मामला रफा दफा करने के लिए एक एक करके जमीनें बेचनी पड़ती। फिर एक दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नया कानून लेकर आ गया। अब से मालिकाना हक होने के बावजूद कोई जमीन खरीदी बेची नहीं जा सकेगी। इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। अगली बार जब शौहर ने एक और लड़की के साथ ज्यादती की कोशिश की तो भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और वो जंगल छोड़ के भाग गया। उस दिन बुढ़िया और उसके 2 बेटे संतोष और संजीव भी भीड़ के हाथों मारे जाते, मगर काशी नाम के एक आदमी ने उन्हें बचा लिया और इसी काशी का बेटा है सनी। बाद में काशी की मौत हो गई तो बुढ़िया ने सनी को अपने बेटे की तरह पाला, मगर बुढ़िया ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके दोनों बेटे भी अपने बाप जैसे ही निकलेंगे, बल्कि ये तो बाप से भी एक कदम आगे थे। जंगल की जमीन बेच नहीं सकते थे तो उन्होंने वहां एक पार्किंग लॉट बना दिया ताकि आते जाते टूरिस्ट और गाड़ियां यहां रुकें और पार्किंग के किराए से कमाई हो। कुछ ही दिनों में वहां ट्रक, पिकअप, तमाम गाड़ियां आने लगीं, मगर एक बस थी जो कभी वहां से हटती ही नहीं थी, हमेशा वहीं खड़ी रहती। बाद में बुढ़िया को पता चला कि उस बस में उसके बेटे वेश्याएं आकर देह व्यापार चलवाते हैं और लोग महफूज जगह समझकर वहीं आकर अपनी हवस मिटाते। बुढ़िया ने उस पर झगड़ा भी किया, मगर बेटों के आगे उसकी एक न चली और चूंकि पैसा आ रहा था तो वो भी चुप हो गई। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब वहां एक विशालकाय सांवला आदमी आना जाना शुरू हुआ। वो आदमी वहां आकर कई कई दिन रुकता, कभी कभी हफ्ता भी गुजार देता, और जितने दिन वो रुकता किसी और को उन औरतों के पास फटकने तक नहीं देता। कोई कुछ कहने जाता तो वो पैसे देकर मुंह बंद करवा देता, और जब वो जाता तो उन औरतों की हालत खराब हो चुकी होती। उसके जिस्म में जैसे किसी दैत्य की ताकत थी। उसके सामने कोई औरत महफूज नहीं थी। फिर भी पैसों के लालच में संतोष बाहर से भी औरतें किराए पर लाने लगा। एक दिन एक ड्राइवर वहां आया और हवस में झगड़ा शुरू कर दिया।
क्योंकि वो सांवला आदमी अकेले ही सब पर कब्जा जमाए बैठा था। ड्राइवर ने बखेड़ा खड़ा किया तो उस आदमी ने उसे वहीं मार डाला, और मारने के बाद उसके चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। उसने साफ कह दिया यही उसका पेशा है, यानी वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। फिर उसने संतोष से सौदा किया। अब से वो 2 गुने पैसे देगा, बदले में उसे सिर्फ ताजा कुंवारी लड़कियां चाहिए। तो पैसों के लालच में वो लोग ऐसी ही लड़कियां ढूंढने लगे, और इसी दौरान एक दिन वेलोनी के कॉलेज से कुछ लड़कियां वहां घूमने आईं। संतोष और उसके भाइयों की नजर उन्हीं पर टिकी हुई थी। वेलोनी को भूख लगी थी तो वो बुढ़िया की झोपड़ी में आकर पानी मांगने लगी। बुढ़िया ने उसे पानी और खाना दिया, और खाते खाते वेलोनी अपने दिल का दुख कह बैठी। उसने कहा वो आजाद होना चाहती है, मगर अपनी माँ की वजह से नहीं हो पाती। उसके सपनों के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा उसकी माँ ही है। अगर उसके पास बहुत सारे पैसे होते तो वो माँ से दूर भागकर अपने सपने पूरे करती। ये सुनकर बुढ़िया ने उसे लालच दे दिया, अगर वो उसके कहे मुताबिक काम करे तो वो उसे बहुत सारे पैसे दिलवा देगी। वेलोनी को पता ही नहीं था कि काम क्या है, फिर भी माँ से आजाद होने के लालच में वो हाँ कह बैठी। बाद में काम के बहाने वेलोनी को बुलाया गया, बस में चढ़ाया गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। अंदर वही दैत्य बैठा था। उसने वेलोनी के साथ ज्यादती की कोशिश की, मगर किसी तरह वेलोनी वहां से भाग निकली। भागकर उसने झोंपड़ी में पनाह ली, फिर भी वो उस दरिंदे के हाथ लग गई, और उसने वेलोनी के साथ बेहद वहशियाना ज्यादती की। हद से ज्यादा खून बहने और वो सदमा ना झेल पाने की वजह से वेलोनी की वहीं मौत हो गई। इतना कहकर बुढ़िया ने अपने बगल में देखा और वेलोनी की रूह से माफी मांगने लगी। उसे अब भी वो रूह दिखाई दे रही थी, और यहीं पर विवेक के साथ सबसे बड़ा हादसा हो गया। रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए उसने फोन हाथ में उठाया और देखा कि चार्ज खत्म होने की वजह से फोन कब का बंद पड़ा है, यानी शायद उसका एक लफ्ज भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसने एलेक्स के फोन से एसपी को कॉल किया। एसपी सुनते ही भड़क उठा, क्योंकि विवेक हुक्म की खिलाफ वर्जी करके वहां पहुंचा था। विवेक ने कहा बुढ़िया ने खुद अपने बेटों के खिलाफ गवाही दी है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। मगर पिछली बार सिर्फ संतोष को हिरासत में लेते ही मंत्री का फोन आ गया था और उसे छुड़वा लिया गया था, तो दोबारा उनके पीछे पड़ना खतरे से खाली नहीं था। और इसी बीच विवेक को खबर मिली है बुढ़िया मर गई है। वो खुद दौड़कर गया और देखा कि बुढ़िया वाकई मर चुकी थी। अब मामला और मुश्किल हो गया। उसने दोबारा एसपी को फोन किया। एसपी ने साफ कह दिया विवेक बयान रिकॉर्ड नहीं कर पाया और गवाह भी मर चुकी है, यानी हाथ में एक भी सबूत नहीं है। ऊपर से विवेक वहां गैर सरकारी तौर पर गया था और उसके पहुंचने के बाद ही बुढ़िया मरी है, तो इस वक्त अगर एफआईआर की गई तो उल्टा विवेक की ही नौकरी दांव पर लग जाएगी। एसपी ने हुक्म दिया संतोष और उसके भाइयों के लौटने से पहले वहां से निकल जाओ, मगर विवेक उन्हें पकड़ने का ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तो इस बार उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद ली। उन्हें समझा बुझाकर बैकअप के लिए राजी कर लिया, और वैसे भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद बहुत दिनों से उन्हें पकड़ने की फिराक में था। तो दोनों तरफ मिलकर एक प्लान बना। अलग अलग जगहों पर लोग पोजीशन ले चुके थे और बाकी लोग मोटर रूम में छुपकर उनके लौटने का इंतजार करने लगे। एहतियात के तौर पर विवेक ने एलेक्स से कहा कि वो अमलराज के साथ बुढ़िया के पास रुके, मगर भूत का बहाना बनाकर एलेक्स विवेक के साथ ही रुक गया। काफी देर बाद तीनों भाई लौटे। मोटर रूम में सब सतर्क हो गए, मगर फॉरेस्ट गार्ड के अफसर से एक बड़ी चूक हो गई। वो भूल गए थे कि उन तीनों के साथ एक तेज शिकारी कुत्ता भी है। कुत्ते ने अंदर मौजूद लोगों की भनक पाली और भौंकना शुरू कर दिया। तीनों भाई सतर्क हो गए। उन्होंने ध्यान से देखा, दरवाजे के नीचे से बूट दिखाई दे रहे थे। बस वो भाग खड़े हुए। विवेक और फॉरेस्ट गार्ड्स ने उनका पीछा किया। काफी देर तक भाग दौड़, गोलीबारी और हाथापाई चलती रही और आखिरकार तीनों पकड़े गए, मगर इसकी कीमत चुकानी पड़ी एलेक्स को। विवेक ने ध्यान दिया कि एलेक्स उनके साथ नहीं है। वो दौड़कर पीछे गया और देखा एलेक्स गोली लगकर मरा पड़ा है। असल में वो गोली विवेक को लगनी थी। एक फॉरेस्ट गार्ड ने उसे बचाने के लिए धक्का देकर हटा दिया था, मगर विवेक के ठीक पीछे एलेक्स खड़ा था और गोली सीधी उसके सीने में जा लगी। विवेक एलेक्स को अपने छोटे भाई की तरह मानता था। उसकी मौत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। लाश लेकर पोस्टमार्टम के लिए लौटा तो एसपी ने उसे जमकर फटकारा और तबादले के लिए तैयार रहने को भी कह दिया। उधर वो मंत्री अरिवुजगन, जिसने कुछ दिन पहले फार्म हाउस में रंग रैलियां मनाई थी, उसका वीडियो एक हफ्ता पहले मीडिया में लीक हो गया था और ये काम किया था खुद सेथुरमन ने, ताकि मंत्री को अपनी मुट्ठी में रख सके। उसने मंत्री को फंसाकर उससे सौदा किया और वादा किया कि वो ये खबर दोबारा लाइमलाइट से हटवा देगा। और इसी बीच अमलराज ने फिर ओट्टा पराई वाली खबर लीक कर दी। अखबार के व्यूज बढ़ाने के लिए सेथुरमन ने
इस बार भी सबसे घटिया हेडलाइन चुनी। उसने हेडलाइन में लिख दिया, वेश्यावृत्ति करते हुए वेलोनी का कत्ल हुआ। बस इस खबर पर मीडिया में हल्ला मच गया और मंत्री वाली खबर उसके नीचे दब गई। मगर इसका असर विवेक पर भी पड़ा। एसपी को लगा कि खबर विवेक ने ही लीक की है, तो उसने तबादले की जगह अब सस्पेंशन की धमकी दे दी। विवेक ने तब तक वो खबर देखी ही नहीं थी। उसने अखबार खोलकर देखा और सन्न रह गया। अब विवेक और रामार को समझते देर नहीं लगी, गद्दारी अमलराज ने ही की है, क्योंकि उस दिन विवेक के साथ उसके अलावा और कोई नहीं था। तभी विवेक के पास फॉरेंसिक डॉक्टर पॉल राज का फोन आया। संतोष और उसके भाइयों की गिरफ्तारी पर पॉल राज ने उसे मुबारकबाद दी। विवेक ने मिलने की इच्छा जताई तो पॉल राज ने उसे चेंबर बुला लिया। चेंबर पहुंचकर विवेक ने कहा, उन्हें पकड़ने में आपने बहुत मदद की है, अब बस एक आखिरी मदद कर दीजिए। संतोष की मां ने बताया था कि उनके साथ एक लंबा सांवला आदमी था। अगर आप बता दें कि वो कौन है तो मैं ये तफ्तीश खत्म कर सकता हूं। पॉल राज ने कहा, उसे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। तो विवेक ने उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा, बुढ़िया के बयान के मुताबिक बेलोनी के साथ ज्यादती हुई थी, मगर पॉल राज ने अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसका जिक्र तक नहीं किया। तो वो आखिर किसे बचाना चाहता है? पॉल राज ने साफ जवाब दिया, उसने कोई गलत रिपोर्ट नहीं बनाई। उसकी रिपोर्ट 100% सच है। ज्यादती हुई भी होगी तो किसी और के साथ हुई होगी। बेलोनी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब विवेक बुरी तरह उलझ गया, वो किस पर यकीन करे। संतोष, संजीव और सनी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हिरासत में रखा गया था। तो विवेक फॉरेस्ट गार्ड अर्जुनन के पास पहुंचा और वेलोनी की तस्वीर देकर कहा, इनसे पूछताछ कीजिए। अर्जुनन अंदर गया, तस्वीर दिखाकर पूछा, यही लड़की है जिसके साथ तुमने ज्यादती करके उसे मारा? मगर तीनों ने साफ कहा, नहीं, ये लड़की नहीं है। अर्जुनन ने दबाव बनाया, तुम्हारी मां पहले ही सब कबूल कर चुकी है, तो तुम भी सच उगल दो। और यहीं वो सच बाहर आया जिसने पूरी कहानी उलट दी। उन्होंने कहा, हाँ, उनके यहां ज्यादती हुई थी, कत्ल भी हुआ था, मगर वो वेलोनी नहीं थी, वो कोई और लड़की थी। वो लड़की भी कॉलेज के टूर पर ही आई थी, बेहद गरीब घर की थी। तो जब उनकी मां ने उसे काम का लालच दिया, वो मान गई। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हूबहू वैसा ही था जैसा बुढ़िया ने बताया था। उन्होंने ये भी बताया कि सिर में चोट लगने के बाद मां का सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। हालत ये थी कि वो अपने बेटों के नाम तक गड़बड़ा देती थी। तो शायद उसी उलझन में उसने उस लड़की को वेलोनी समझ लिया। फिर अर्जुनन ने उस दरिंदे के बारे में पूछा और उन्होंने नाम बता दिया, वालन। इससे ज्यादा वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, मगर उन्होंने उसकी गाड़ी का नंबर भी दे दिया। अर्जुनन बाहर आकर सारी जानकारी विवेक को सौंप दी। अब संतोष और उसके भाइयों के बयान से पोलराज की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सही साबित हो रही थी। मगर विवेक के मन में एक खटका बाकी रह गया। अगर वेलोनी वहां गई ही नहीं तो उनकी झोंपड़ी में वेलोनी के कपड़े का टुकड़ा आया कहां से? खैर, विवेक ने रामार को वालन की गाड़ी का नंबर देकर पता लगाने को कहा। रास्ते से गुजरते वक्त ट्रैफिक में रुका हुआ विवेक सड़क किनारे एक लाइब्रेरी पर सेबेस्टियन की नई किताब का मार्केटिंग बैनर देख बैठा। सेबेस्टियन ने वेलोनी की जिंदगी पर किताब छाप दी थी। नाम था द फेबल ऑफ वेलोनी। हालांकि उसने ये किताब वेलोनी की मां रूबी की इजाजत लेकर ही छापी थी। जिज्ञासावश विवेक ने भी उसकी एक कॉपी खरीद ली और किताब में वेलोनी की कहानी शुरू होती है वहां से जब वो 6 साल की थी और उसके पिता गुजर गए। नन्ही वेलोनी तब समझ ही नहीं पाई थी कि लोग उसके पिता को कहां ले जा रहे हैं, और अगर ले ही गए तो पिता लौट क्यों नहीं रहे। मगर कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया, पिता अब कभी नहीं लौटेंगे। पिता की मौत के बाद वेलोनी का एक अंकल उनके साथ रहने आ गया, अंकल एंटन। वेलोनी का ज्यादातर वक्त उसी के साथ बीतता था। वेलोनी बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी और उसका अंकल रिश्ते की पवित्रता भूलकर गंदी हवस के नशे में डूब गया। रूबी के घर पर ना होने का फायदा उठाकर उसने खेल के बहाने वेलोनी के साथ गलत हरकत की, मगर उसी वक्त रूबी लौट आई और उसने ये मंजर देख लिया। वेलोनी तब अच्छे बुरे का फर्क भी नहीं समझती थी। रूबी ने उसे मारते पीटते वहां से हटाया और सख्त हिदायत दी कि अब कभी अंकल के कमरे में नहीं जाना। मगर वेलोनी तो अंकल के साथ खेलने का मौका ढूंढती रहती थी। मौका मिलते ही वो अंकल के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन उसके अंकल ने आंखें खोली ही नहीं। रूबी ने वेलोनी को उस कमरे में जाते देखा तो वो भी दौड़कर आई और देखा कि उसका भाई मर चुका है। वेलोनी समझ गई कि अपने पिता की तरह अंकल भी अब कभी नहीं लौटेगा, और नन्हे मन में एक बात बैठ गई, अंकल की मौत उसकी मां की वजह से हुई है। अपने इकलौते खेल के साथी को खोकर वेलोनी और उसकी मां के बीच की दूरी और बढ़ गई। यहां तक पढ़ाई था कि विवेक को डीएसपी के कमरे से बुलावा आ गया। किताब रखकर वो चला गया। डीएसपी ने उससे उट्टा पराई वाली घटना की सफाई मांगी। विवेक ने कहा उसने जो कुछ किया कानून के दायरे में रहकर किया। डीएसपी ने असली बात बताई, विवेक का मामला एसपी ने जाती तौर पर ले लिया है। डीएसपी क्लियरेंस दे भी दे
तब भी एसपी उसे नहीं छोड़ेगा। फिर उसने 2 रास्ते सामने रखे। पहला, अगर विवेक अपनी गलती मान ले तो उसे 4 साल के इंक्रीमेंट की सजा मिलेगी, यानी 4 साल तक ना तनख्वाह बढ़ेगी ना बोनस मिलेगा। दूसरा, अगर वो गलती मानने से इनकार करे और सजा कबूल ना करे तो एसपी गजट नोटिस जारी करवाएगा और नए सिरे से सजा के चार्ज फाइल करेगा। अब विवेक को चुनना था, और विवेक सिर से पांव तक पेशेवर आदमी था। लंबे वक्त तक घर बैठना उसके बस की बात नहीं थी, तो उसने 4 साल के इंक्रीमेंट की सजा कबूल कर ली। इसके बाद विवेक रामार के साथ वालन की गाड़ी के नंबर प्लेट की डिटेल्स के मुताबिक उस पते पर पहुंचा। रामार में घर के सामने गाड़ी रुकवाई और बताया, नंबर प्लेट इसी घर के मालिक के नाम रजिस्टर्ड है। विवेक बात करने के लिए उतरने लगा तो रामार ने रोक लिया। सर, ये कोई ऐरा गैरा घर नहीं है, ये थकलई के सिविल कोर्ट के जज का घर है। वहां जाना यानी सीधे मुसीबत मोल लेना। मगर विवेक के पास अब खोने को कुछ बचा ही नहीं था। वो गाड़ी से उतरा और सीधा जज के घर के अंदर चला गया। वहां काम करने वाले से उसे पता चला कि जज ने वो गाड़ी एक वर्कशॉप को बेचती थी। तो विवेक अब उस वर्कशॉप पहुंचा। मालिक को थोड़ी धमकी दी तो उसने कहा, गाड़ी बेचे हुए बरसों बीत गए, अब याद नहीं। उसने विवेक का फोन नंबर लिख लिया ताकि रजिस्टर चेक करके खरीदार का नाम बता सके। विवेक लौटकर दोबारा सेबेस्टियन की किताब पढ़ने बैठ गया। अब किताब में वेलोनी जवान हो चुकी थी। वो कभी कभी लॉज का रिसेप्शन संभाल लेती थी। एक दिन वो रिसेप्शन पर बैठी थी, तभी एक आदमी कमरा किराए पर लेने आया, मगर रजिस्टर में एंट्री करने से पहले वो कमरा देख लेना चाहता था। वेलोनी उसे कमरा दिखाने ले गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। वेलोनी चीखने लगी तो उसने उसका मुंह दबा दिया और फिर अपने सीने का कपड़ा हटाकर दिखाया। वो जख्मी था। इतना कहकर वो आदमी बेहोश हो गया। वेलोनी ने उसे खींच खांच कर बिस्तर पर लेटाया और जख्म पर ड्रेसिंग कर दी। इस सारे चक्कर में उसके कपड़ों पर खून लग गया, तो उसने वो ड्रेस उतार कर छुपा दी ताकि माँ की नजर न पड़े, क्योंकि माँ देखते ही 1000 सवाल दागती। सुबह वो उस आदमी के कमरे में बैठी थी। होश आने पर आदमी ने अपने शरीर पर ड्रेसिंग देखी और खुश हो गया। वेलोनी ने उसका परिचय पूछा तो उसने कहा, बेहतर यही है कि तुम मेरा परिचय न जानो, क्योंकि जान लोगी तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। फिर भी वेलोनी जिद पर अड़ी रही तो उस आदमी ने उसे पास बुलाया। हाथ बढ़ाकर उसके गाल और बालों को छुआ। एक मर्दाना स्पर्श पाकर वेलोनी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उस आदमी ने उसके कान में अपना नाम कह दिया। वेलोनी ने पूछा, अब आप मुझे मार डालेंगे क्या? उसने भरोसा दिलाया, नहीं, वो उसे नहीं मारेगा। उस आदमी के लिए वेलोनी के मन में एक अजीब सा लगाव पैदा हो चुका था। अच्छे बुरे का हिसाब लगाए बिना ही वो एक नए मोह में फंस गई। अगले दिन वो आदमी वेलोनी को बताए बिना चला गया, मगर तकिए के नीचे एक पर्चा छोड़ गया जिस पर उसका फोन नंबर लिखा था। वेलोनी ने उस नंबर पर फोन नहीं किया, क्योंकि उसे यकीन था वो फोन नहीं करेगी तो वो आदमी खुद ही चला आएगा। और एक दिन वाकई वो बस स्टॉप पर आ खड़ा हुआ। वेलोनी स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। वो बस में न चढ़कर उसकी गाड़ी में बैठ गई। आदमी उसे लेकर एक जगह पहुंचा। बात करते करते वो बेतकल्लुफी से वेलोनी के गाल छू रहा था और वेलोनी रोक भी नहीं रही थी, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। फिर उसने कहा, चलो मेरे घर चलते हैं। मगर वेलोनी ने कहा इतनी जल्दी वो उसके जाल में नहीं फंसने वाली, और शरारती हंसी के साथ वो चली गई। वेलोनी खुशी खुशी घर लौटी, मगर कमरे में घुसते ही देखा उसकी माँ खून लगी वो ड्रेस हाथ में लिए खड़ी है। माँ ने समझ लिया कि वेलोनी ने अपनी पवित्रता खो दी है और ये खून उसी का है, तो उसने वेलोनी को मारा पीटा, गालियां दी और कमरे में बंद कर दिया। उसी दिन वेलोनी घर से भाग गई और सीधी उस आदमी के साथ उसके घर चली गई। वेलोनी उसके साथ एक नई जिंदगी के सपने देख रही थी। उस रात दोनों करीब भी आ गए। सुबह बर्तनों की आवाज से उसकी नींद खुली। एक हामिला औरत ने उसे बताया कि जिसे वो ढूंढ रही है वो जा चुका है, और कहाँ गया है ये वो नहीं बता सकती, क्योंकि वो आदमी कब कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता होता। वेलोनी ने उसका परिचय पूछा और औरत ने कहा वो उस आदमी की बीवी है। वेलोनी का सपना एक ही पल में चूर चूर हो गया। उसने उसी औरत के फोन से उस आदमी को कॉल किया और उसने बेहद घटिया जवाब दिया। बोला वेलोनी अपनी मर्जी से उसके पास आई थी और उसने भी बस एक नया ताजा एहसास लेने के लिए उसे करीब बुलाया था। अब चाहे तो वहीं पड़ी रहे या अपने घर लौट जाए, उसे वेलोनी की कोई परवाह नहीं। वेलोनी ने उसे मॉन्स्टर कहा, फोन काटा और रोने लगी। उस आदमी की बीवी ने आगे बढ़कर उसे संभाला, दिलासा दी और घर लौटने के लिए बस का टिकट कटवा दिया। यहां तक कि उसे बस स्टॉप तक छोड़ भी आई। वेलोनी के लौटने से पहले ही रूबी और विग्नेश थाने में FIR दर्ज करवा चुके थे। रूबी वेलोनी से बेहद खफा हुई और उसने कहा इतनी बदनामी के बाद भी विग्नेश उससे शादी करने को तैयार है। तो रूबी ने सीधा फैसला सुना दिया, उसे विग्नेश से ही शादी करनी होगी। और इसी सदमे के साथ वेलोनी ने
अगला 1 साल गुजार दिया। इस दौरान उसने कई बार उस आदमी से संपर्क किया। एक बार तो उसने खुदकुशी करने और सब कुछ बेनकाब करने की धमकी तक दे डाली। तब आदमी ने पूछा, तुम चाहती क्या हो? वेलोनी ने कहा, मुझसे शादी करके मुझे कहीं दूर ले चलो। आदमी ने कहा, कल वो उसे लेने आएगा। तो वेलोनी ने आंटी के घर जाने का बहाना बनाकर घर से भागने का प्लान बना लिया और एक नए सपने के साथ आखिरी बार उसने अपने घर को अच्छे से देखा और निकल गई। और उसके बाद मिली उसकी वो भयानक लाश। सेबेस्टियन ने प्रेस बुला के बुक रीडिंग प्रोग्राम में किताब की कहानी की ब्रीफिंग भी की। एक पत्रकार ने पूछा, आपको ये सब पता कैसे चला? सेबेस्टियन ने कहा, ये सब उसने खुद वेलोनी से सुना है। एक और पत्रकार ने पूछा, तो फिर आपने किताब में कातिल का नाम क्यों नहीं लिखा? सेबेस्टियन ने कहा कि कातिल का नाम उसे खुद भी नहीं पता। वेलोनी ने उसे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। सवाल जवाब के बीच ही विवेक वहां आ पहुंचा और उसने सीधा सवाल दागा कि 2 महीने पहले जब आप मुझसे मिले थे तब आपने ये सब बातें मुझे क्यों नहीं बताई? सेबेस्टियन असहज होकर बोला कि इस पर हम निजी तौर पे बात करेंगे, मगर विवेक ने वही सीन क्रिएट कर दिया। उसने पूछा, ये सब सच है या फिक्शन? विवेक के उल्टे सीधे सवालों से सेबेस्टियन बुरी तरह असहज हो गया। फिर विवेक ने इल्जाम लगाया कि सेबेस्टियन की पिछली 3 किताबें मार्केट में नहीं चली, इसलिए अपनी किताब बिकवाने के लिए उसने वेलोनी को चुन लिया। और सेबेस्टियन इस इल्जाम का कोई मजबूत जवाब नहीं दे पाया। विवेक ने आखिर में कहा कि ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, वो इसका अंजाम देखकर ही छोड़ेगा। और इतना कहकर वो निकल गया। कुछ दिन बाद वर्कशॉप का मालिक विवेक को जयराज नाम के एक आदमी के पास ले गया, जिसे उसने जज की वो गाड़ी बेची थी। मगर जयराज से पता चला कि उसने वो गाड़ी आगे पॉल सिंघम नाम के एक शख्स को बेच दी थी। पॉल सिंघम कांस्टेबल था, मगर उसने जयराज का कमीशन मार लिया था। तो जयराज ने एसपी से शिकायत कर दी। नतीजा ये कि धोखाधड़ी और रिश्वत के केस में पॉल सिंघम इस वक्त जेल में था। तो विवेक रामार को लेकर जेल में पॉल से मिलने पहुंचा। उन्होंने वालन के बारे में पूछा। पहले तो पॉल ने मुंह नहीं खोला, फिर उसे डराया गया, तुम्हारी गाड़ी से वालन ने जुर्म किया है तो तुम भी फंसोगे और तुम्हारी सजा की मियाद और बढ़ जाएगी। तब पॉल ने कबूल किया। उसने बताया, वालन एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पैसों के लिए वो किसी का भी कत्ल कर सकता है। एक बार वालन पर ज्यादती के 2 मुकदमे दर्ज हुए। तब डीएसपी के ने पॉल से कहा था कि अगर वो वालन के सारे रिकॉर्ड मिटा दे तो वालन उसे मोटी रकम देगा। पॉल ने डीएसपी के मुताबिक वैसा ही किया और बदले में वालन ने उसे एक गाड़ी गिफ्ट कर दी। फिर एक दिन वालन 2 दिन के लिए वो गाड़ी उधार मांगकर ले गया और उसके बाद कभी लौटाई नहीं। विवेक ने वालन का पता पूछा तो पॉल कुछ नहीं बता पाया, मगर उसने एक अहम बात बताई। उसने वालन के मुंह से सुना था कि कन्याकुमारी थाने में भी उसके खिलाफ ज्यादती के 2 केस दर्ज हैं। ये सुनकर विवेक रामार को लेकर लौट आया, मगर रामार ने ठंडी सांस लेकर कहा, सर, कन्याकुमारी में 30 थाने हैं और स्टाफ कम से कम 1800 लोगों का, हम वालन की केस फाइल ढूंढेंगे कैसे? विवेक ने कहा, छोटी से छोटी डिटेल भी हमें वालन तक पहुंचा सकती है। तो कन्याकुमारी लौटते ही उसने हर थाने में पिछले 5 साल के ज्यादती के केसों की डिटेल्स खंगालनी शुरू कर दी और आखिरकार एक अफसर ने उसे एक नाम बताया, SSI अरुल। वो वालन के बारे में जरूर जानता होगा। विवेक अरुल के पास पहुंचा और वहां पता चला कि वालन कभी उनकी हिरासत में रिमांड पर रहा था। उस वक्त वालन की मां बीमार थी तो डीएसपी ने उसे घर भेजने का हुक्म दिया था और अरुल खुद उसे उसके घर छोड़कर आया था। विवेक ने पता मांगा। अरुल ने देखा कि पास ही एक लड़का चर्च के लीफलेट बांट रहा था। उसने एक लीफलेट लिया और उसकी पिछली तरफ वालन के घर का रोड मैप बनाकर दे दिया। विवेक उसी रोड मैप के सहारे आगे बढ़ता गया। आगे लगभग सुनसान वीरान इलाका था और वहीं उसकी गाड़ी भी खराब हो गई। वो बुरी तरह फंस गया, मगर रामार बाइक लेकर पहुंच गया और उसे वहां से निकाल लाया। फिर दोनों वालन के घर पहुंचे। घर में वालन के बीमार माँ बाप बदहाल हालत में पड़े थे। उन्होंने अफसोस के साथ कहा कि उनका कोई ख्याल नहीं रखता, बस छोटे बेटे दुरई की देखभाल के सहारे किसी तरह जिंदगी कट रही है। विवेक ने वालन के बारे में पूछा तो वालन के पिता ने कहा, उसे नहीं पता कि वालन जिंदा है या मर चुका है। अगर जिंदा होता तो महीने में कम से कम एक बार मिलने जरूर आता, मगर पिछले 2 साल से वालन का कोई अता पता नहीं। ये सुनकर विवेक को भी शक हुआ, कहीं वालन जिंदा ही नहीं है। तो वो लौटकर सनी की पिटाई करने लगा। चूंकि तीनों भाइयों में सनी ही सबसे डरपोक था, इसलिए निशाना उसी को बनाया गया और मार खाकर सनी ने सच उगल दिया। उसने कहा, उन्होंने वालन को नहीं मारा, बल्कि वालन खुद सांप के काटने के बाद उनके पास आया था, मगर सांप बेहद जहरीला था तो वालन बच नहीं पाया। वालन के मरने के बाद उन्होंने उसे झोपड़ी में ही दफना दिया था। झोपड़ी का फर्श खोदकर वालन का कंकाल भी बरामद कर लिया गया।
और इसी के साथ वेलोनी का केस भी मुंह के बल गिर पड़ा। विवेक अब तक वॉलन को ही मुख्य शकदार मानकर आगे बढ़ रहा था, मगर जब वो खुद ही मर चुका है तो अब सबूत या इकबालिया बयान वो निकालेगा किससे? बस विवेक गहरे डिप्रेशन में चला गया। हालांकि इस मानसिक हालत में उसकी पत्नी आनंदी उसके साथ खड़ी रही और उसे हौसला देती रही। विवेक की पैंट गंदी हो गई थी तो उसने धोने के लिए दे दी, मगर पैंट की जेब से एक कागज निकला। आनंदी ने वो कागज विवेक को दे दिया। विवेक ने खोलकर देखा, ये तो वही चर्च का लीफलेट है जिसके ऊपर अरुण ने रोड मैप बना कर दिया था। उसने उसे फेंक दिया, मगर फेंकने से ठीक पहले एक झलक में उसकी नजर लीफलेट पे छपी तारीख पर पड़ गई। उसने कागज फिर उठाया और ध्यान से तारीख चेक की, फिर कैलेंडर चेक किया और उसके बाद सीधा चर्च पहुंच गया। फादर से पुष्टि लेकर वो बाहर निकला और मदद के लिए सेबेस्टियन को फोन लगाया, मगर विवेक कुछ कहता उससे पहले ही सेबेस्टियन बोल पड़ा, उस दिन तुमने इल्जाम लगाया था कि मेरी किताब का सब कुछ झूठ है, मगर झूठ के बीच भी बहुत सारे सच हैं और कुछ ऐसे सच भी हैं जो मैंने किताब में लिखे ही नहीं। और फिर सेबेस्टियन ने वेलोनी के परिवार का एक ऐसा सच बताया जिसे सुनते ही विवेक को इस केस की सबसे तेज रोशनी की किरण दिख गई। वो खुश होकर बोला, केस तो लगभग हल ही समझिए। विवेक ने शुरू से लेकर अब तक की हर बात मन ही मन दोहराई और उसे समझ आ गया ये पूरा केस इतने दिनों से सिर्फ झूठ और अफवाहों पर खड़ा था। अब सच सामने आने का वक्त आ चुका था। तो अब पूरी बात समझिए। वेलोनी की मां रूबी ने बयान दिया था कि वो 20 मार्च को वेलोनी को लेकर चर्च में प्रार्थना के लिए गई थी और वहां से लौटकर वेलोनी ने आंटी के घर जाने की जिद पकड़ी, मगर हकीकत ये थी कि उस दिन चर्च में प्रार्थना थी ही नहीं। उस दिन फास्टिंग प्रेयर की वजह से रेगुलर प्रार्थना बंद थी। तो फिर रूबी ने ये क्यों कहा कि वो वेलोनी को लेकर चर्च गई थी? सिर्फ इतना ही नहीं, रूबी ने कहा था कि चर्च से निकलकर उसने वेलोनी को एक लंबे सांवले आदमी से बात करते देखा और उसके बयान में चर्च से मार्केट जाकर खरीदारी करने का जिक्र भी था, जबकि ये सब झूठ था। सच निकालने के लिए रूबी को थाने लाया गया। विवेक ने उसे लेडी कांस्टेबल गांधी माधी के हवाले कर दिया। कांस्टेबल ने डांट डपट की तो रूबी डर के मारे बेहोश हो गई। उधर विवेक रामार को लेकर रूबी के घर पहुंच चुका था। कमरे की तलाशी में उसे वेलोनी का लिखा एक खत मिल गया, वो खत जो वेलोनी पहली बार घर से भागने से पहले अपनी मां के लिए छोड़ गई थी। खत पढ़कर विवेक को कई और लीड मिल गई। जब तक वो थाने लौटा तब तक रूबी को होश आ चुका था। रूबी विवेक को देखकर रोने लगी। उसने कुछ नहीं किया, अपनी बेटी को उसने कत्ल नहीं किया। तब विवेक ने 20 मार्च का जिक्र करके पूछा, आपने झूठ क्यों बोला था? और अब रूबी ने सच कबूल कर लिया। उस दिन वो चर्च गई ही नहीं थी। उस दिन रूबी ने ही सुबह वेलोनी को नींद से जगाया था और खुद उससे कहा था कि वो आंटी के घर चली जाए। मां के मुंह से यह सुनकर वेलोनी हैरान रह गई थी, मगर वो खुश भी बहुत थी। तैयार होकर वो आंटी के घर जाने के लिए निकल ही रही थी, तभी टेलीफोन बज उठा। फोन सेबेस्टियन ने किया था। दरअसल कन्याकुमारी में सेबेस्टियन का एक प्रोग्राम होने वाला था। उसने ट्रेन का टिकट भी करवा रखा था, मगर प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो वो आया नहीं। उसने वेलोनी का हाल पूछा और वेलोनी ने बड़े उत्साह से बताया कि आज मां ने खुद उसे आंटी के घर जाने की इजाजत दी है, इसीलिए वो बहुत खुश है। यानी उस दिन वेलोनी किसी के साथ भागने के इरादे से नहीं, बल्कि सच में आंटी के घर जाने के इरादे से ही निकली थी। अब विवेक ने असली सवाल पूछा, आपने आंटी के घर का बहाना बनाकर वेलोनी को घर से हटाना क्यों चाहा? रूबी इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी, तो विवेक ने वो खत सामने रख दिया। खत देखते ही रूबी बेचैन हो गई और गिड़गिड़ाने लगी कि उसे मत पढ़िए, मगर विवेक ने जबरदस्ती सबके सामने वो खत पढ़कर सुना दिया। रूबी और वेलोनी के बीच का असली झगड़ा शुरू हुआ था वेलोनी की ड्रेस पर लगे खून से। रूबी ने मान लिया था कि वेलोनी ने अपनी पवित्रता खो दी है, मगर खत में वेलोनी ने लिखा था कि स्कूल से लौटते वक्त उसे एक जख्मी लहूलुहान कुत्ता मिला था। वो उसे वेट के पास जाकर इलाज करवाकर उसकी जान बचाई थी और कुत्ते को गोद में उठाने की वजह से ही उसकी ड्रेस पर खून लगा था। मां ने उसी बात को उल्टा सीधा समझ लिया था। और यहाँ एक बात और बता दूं, सेबेस्टियन ने अपनी किताब में लिखा था कि एक जख्मी आदमी लॉज में आया था और उसी की वजह से वेलोनी की ड्रेस पर खून लगा था। असल में वो सब सेबेस्टियन के दिमाग की कल्पना थी। हकीकत में वेलोनी का ऐसे किसी शख्स से कोई रिश्ता था ही नहीं। खैर, वेलोनी ने खत में अपनी मां के किरदार के बारे में भी लिखा था। उसे पता था कि उसकी मां एक नाजायज रिश्ते में उलझी हुई है और मां के इस गंदे चरित्र पर उसे शर्म आती थी। उसने लिखा था कि इससे तो अच्छा होता कि मां दूसरी शादी कर लेती, वो तब भी ज्यादा खुश होती। खत में ये भी लिखा था कि मां उसके साथ इसलिए सख्ती करती है क्योंकि लड़के उसके पीछे घूमते हैं और मां के इस हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव रवैये ने उसकी जिंदगी नरक बना दी है।
इसीलिए उसने कई बार अपना चेहरा बिगाड़ लेने तक की कोशिश की, मगर कर नहीं पाई, क्योंकि वो चेहरा तो खुदा की देन था। और आखिर में उसने अपनी तुलना माँ से करते हुए लिखा था, वो अपनी माँ की तरह बदचलन नहीं है। ये खत लिखकर ही वेलोनी उस दिन घर से चली गई थी। हालांकि बाद में वो लौट आई, मगर तब तक रूबी को वो खत मिल चुका था। वेलोनी ने माँ से माफी मांग ली और दोनों ने रिश्ता सामान्य रखने की कोशिश की। अब खत से जो बात साफ निकल कर आ रही थी वो ये कि वेलोनी को माँ के नाजायज रिश्ते का पता चल गया था, तो शक सीधा वहीं गया। रूबी ने ही वेलोनी को मरवा दिया। खत पढ़ना खत्म हुआ तो रूबी रोते हुए बोली उसने वेलोनी को नहीं मारा। विवेक ने डांटकर उसे चुप करा दिया और फिर अपनी थ्योरी सामने रखी। उसके मुताबिक रूबी और विघ्नेश के बीच नाजायज रिश्ता था। रूबी ये रिश्ता ताउम्र चलाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी ही बेटी की शादी विघ्नेश से करने का फैसला किया। मगर जब विघ्नेश वेलोनी के प्यार में पड़ गया तो रूबी की अहमियत घटने लगी और इसी जलन में उसने वेलोनी को मरवा डाला। मगर रूबी अब भी इनकार करती रही। विवेक ने जोर देकर कहा रूबी ने वेलोनी के कत्ल के लिए वालन को सुपारी दी थी, फिर भी रूबी ने नहीं माना। तो विवेक ने कांस्टेबल को हुक्म दिया कि मारकर बयान निकलवाओ, और मार के डर से रूबी ने मेज पर रखे पेन स्टैंड से एक चाकू उठाया और अपने ही गले पर वार कर लिया। मजबूरन उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इस घटना ने विवेक का सारा हिसाब उलट पुलट कर दिया। उसे लगने लगा कि रूबी बेगुनाह है, उसने वेलोनी को नहीं मारा। वजह ये कि वालन का नाम लेने के बाद भी रूबी के चेहरे पर जरा सी दहशत नहीं दिखी। वो चाहती तो खुद को आराम से डिफेंड कर सकती थी, मगर उसने ऐसा न करके खुदकुशी की कोशिश क्यों की। खैर, इसी बीच थाने में जोन्स और लॉज का एक और स्टाफ रूबी को देखने आया। विवेक ने उन्हें इजाजत दे दी और साथ ही लेडी कांस्टेबल को हुक्म दिया कि रूबी के खिलाफ धारा 309 के तहत खुदकुशी की कोशिश की एफआईआर फाइल करो। उधर बेहोश रूबी के पास खड़ा जोन्स भावुक हो गया और यहीं विवेक का अंदाजा एक बार फिर गलत साबित हो गया, क्योंकि असल में रूबी का नाजायज रिश्ता विघ्नेश से नहीं, जोन्स से था। सबके सामने तो जोन्स मैडम मैडम करता फिरता था, मगर पर्दे के पीछे दोनों का चक्कर चल रहा था। जोन्स रूबी से शादी करना चाहता था, मगर रूबी हाजिर नहीं थी। एक तो उसकी शादी की उम्र निकल चुकी थी और अब उसे वेलोनी की शादी करानी थी। दूसरा, जोन्स और उसकी उम्र में काफी फासला था। हालांकि उम्र के फासले से जोन्स को कोई एतराज नहीं था, मगर रूबी ने उसे समझा दिया कि शादी के बाद जो मिलेगा वो तो तुम्हें अभी भी मिल ही रहा है, तो शादी की जरूरत ही क्या है। उसने जोन्स से कहा कि शादी का ख्याल दिमाग से निकाल दे, वरना वो ये रिश्ता ही खत्म कर देगी। मगर कुछ ही दिनों बाद रूबी की प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई और इसीलिए उसने आंटी के घर जाने की इजाजत देकर वेलोनी को घर से हटा दिया। उसके बाद रूबी एक क्लिनिक जाकर गर्भपात करवाए। बस यही था वेलोनी को आंटी के घर भेजने के पीछे का असली राज। खैर, रूबी अब नाजुक हालत से उभर चुकी थी, तो उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसे एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था। तभी कांस्टेबल ने जोन्स से एफआईआर की कॉपी पर साइन करने को कहा, क्योंकि उस वक्त रूबी के साथ जोन्स के अलावा और कोई था ही नहीं। कांस्टेबल साइन लेकर वो कॉपी विवेक को दे आया और कॉपी चेक करते वक्त जोन्स का दस्तखत देखते ही विवेक चौंक पड़ा और दौड़कर बाहर निकल गया। उसने फोर्स लेकर सीधा रूबी के घर पर धावा बोल दिया। पहुंचते ही उसने जोन्स को कुछ थप्पड़ रसीद किए और फिर उसके सामने एक नाम लिया, वालन। वालन का नाम सुनते ही जोन्स के चेहरे का रंग उड़ गया। विवेक ने पूछा, वालन तुम्हारा कौन लगता है? और जोन्स ने जवाब दिया, वालन उसका बड़ा भाई है। एफआईआर की कॉपी पर जोन्स का पूरा नाम देखते विवेक ये समझ गया था, क्योंकि जोन्स का पूरा नाम था जोन्स दुरई। और जिस दिन विवेक वालन के घर गया था, उसने वालन के पिता के मुंह से दुरई नाम सुना था। बस वहीं से ये नाम उसके जहन में बैठा हुआ था। तो अब जोन्स ने सब कबूल कर लिया। उसने बताया, वेलोनी की वजह से रूबी हमेशा परेशान रहती थी। जोन्स रूबी से मोहब्बत करता था और उसे शादी करना चाहता था, मगर रूबी की सारी फिक्र वेलोनी के इर्द गिर्द घूमती थी। इसलिए जोन्स को रूबी का ठीक से ध्यान ही नहीं मिल पाता था। एक दिन वालन के साथ बैठकर बियर पीते हुए जोन्स ने अपने दिल का दुख कह दिया और तब वालन ने कहा, भाई की खुशी के लिए वो वेलोनी को दुनिया से हटा देगा। वैसे भी वालन पेशेवर कातिल था, उसके लिए एक और कत्ल कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस दिन वालोनी आंटी के घर जाने के लिए निकल रही थी, वालन उसी दिन शिकार के लिए घात लगाए बैठा था। वालोनी को अकेला पाते ही उसने उसे अगवा कर लिया और विंडमिल फार्म ले आया, क्योंकि वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। वालन जब वालोनी के हाथ पैर के बंधन खोल रहा था, तभी वालोनी ने उसे धक्का देकर भागने की कोशिश की, मगर वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाई। वालन ने उसे पकड़ लिया, गला दबाकर पटक दिया और फिर भी उसे वो बेरहमी से पीटता रहा। जब वालोनी कमजोर पड़ गई तो वालन ने उसके साथ ज्यादती की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त वहां से एक जहरीला सांप गुजर रहा था। सामने वालन का पैर पड़ा और सांप ने उसके पैर में डस लिया। वालन को फौरन जहर का असर महसूस होने लगा, मगर वहां से निकलने से पहले
उसने वालोनी का गला दबाकर उसे मार डाला और उसके बाद वालोनी की स्कर्ट का निचला हिस्सा फाड़कर उसी से अपने पैर पर बंधन बांध लिया। वो रास्ता ओटापराई की तरफ जाता था, तो वो ओटाकराई में संतोष और उसके भाइयों के पास पहुंचा और मदद मांगी, मगर वो लोग तो बहुत दिनों से वालन के अजाब से छुटकारा पाना चाहते थे। सांप के काटने की बात सुनकर वो खुश हो गए और जश्न मनाने लगे। मदद न मिलने की वजह से कुछ ही देर में वालन मर गया और उन्होंने उसकी लाश झोंपड़ी में ही दफना दी। और जिस झोंपड़ी में विवेक को वालोनी की स्कर्ट का टुकड़ा मिला था, वो टुकड़ा दरअसल वालन अपने पैर पर बांधकर लाया था। ये सच रूबी को आज तक पता नहीं था। आज जानकर वो गुस्से से फट पड़ी। विवेक ने केस तो हल कर लिया था, मगर वो एक उलझन में था, एफआईआर दर्ज करे या नहीं, क्योंकि मीडिया पिछले 2 साल में वेलोनी के किरदार की चीर फाड़ कर चुकी थी। अब अगर केस दोबारा सामने आया तो वेलोनी की मां का डार्क कैरेक्टर भी बेनकाब हो जाएगा और मीडिया उसकी भी चीर फाड़ शुरू कर देगी। विवेक को वेलोनी के लिए अफसोस हो रहा था। लड़की को जीते जी चैन नहीं मिला और मरने के बाद भी उसे उसका जायज सम्मान नहीं मिला। अब एफआईआर करने पर सबकी दिलचस्पी सिर्फ रूबी के किरदार में होगी। लोग चटखारे लेकर बातें करेंगे, मां के अवैध रिश्ते की बलि बेटी को चढ़ना पड़ा। और विवेक आखिर किसके नाम पर एफआईआर करता? रूबी और जोन्स के नाम पर या इस समाज के नाम पर, जो जिंदा रहते हुए भी रूबी और वेलोनी जैसों को अपनी गंदी सोच से मार डालता है? विवेक फैसला नहीं कर पा रहा था और इसी बीच खबर आई रूबी की मौत हो गई है। अब बचा सिर्फ जोन्स। तो विवेक ने उसे गिरफ्तार करके एफआईआर दर्ज कर दी और उसके बाद ठीक वही हुआ जिसका विवेक को डर था। वेलोनी के इंसाफ से ज्यादा मीडिया में रूबी के नाजायज रिश्ते की चीरफाड़ शुरू हो गई। विवेक इससे बुरी तरह टूट गया, क्योंकि ऐसा ही एक हादसा उसकी अपनी जिंदगी से भी जुड़ा था और वो अपराध बोध वो आज भी ढो रहा था। आखिर में विवेक अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर बोला, उसे एक और बच्चा चाहिए और इस बार वो बेटी चाहते हैं। वो अपनी बेटी को इस सड़ी हुई सोच वाले समाज से बचाएगा और उसे खूबसूरत खुशहाल जिंदगी जीने का मौका देगा। तो दोस्तों, वेलोनी के कातिलों को सजा मिलने के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, मगर सच ये है कि उसके सारे कातिलों को सजा देना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि लाखों की गंदी सोच को आखिर किस कानून के तहत सजा दी जाए। दोस्तों, वेलोनी की लाश दरअसल एक पूरे समाज का आईना है और उसी समाज का हिस्सा मैं भी हूं, आप भी हैं। एक बेहतर समाज बनाने के लिए सबसे पहले हमारी अपनी सोच का सुधरना जरूरी है। हम किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने में एक पल नहीं लगाते, मगर ये सोचकर नहीं देखते कि दूसरों को जज करने के लिए हम खुद कितने परफेक्ट हैं। तो आइए तालीम के साथ साथ अपनी सोच को भी बेहतर बनाएं, तभी हम एक बेहतर कौम बन पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस सीरीज का दूसरा सीजन हाल ही में रिलीज हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। आपका रिस्पांस मिला तो हम जल्द से जल्द सेकंड सीजन भी लेकर आएंगे। तो अपनी राय जरूर दीजिए और यूं ही साथ बने रहिए। शुक्रिया।